Good evening, everyone. मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। नहीं, लाइब्रेरी में है तो चुप बैठे रहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सिंपली कनेक्टेड मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन पर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटूर। राइट, कंटूर हमारे पास कोई भी या तो स्मूथ कर्व हो जाए या फिर पीस वाइज स्मूथ कर्व हो जाए, उसे हम कंटूर बोलते हैं। फिर आता है क्लोज कंटूर। क्लोज कंटूर हम बोलते हैं कि जब मेरे पास जिस पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट करा, यदि इसी पॉइंट पर आकर वापस मिल जाते हैं तो वो आपके पास हो जाएगी एक कंटूर। आप ऐसे आकर मिल जाओ तो भी काम चलेगा, आप ऐसे आकर मिल जाओ तो भी कंटूर चलाएगा। ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं है, एक मिनट रुको जरा। अच्छा, wait, हाँ, अभी आ रही होगी सर, है ना? वो माइक से दूसरे से कनेक्ट हो गई थी, अभी ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम थोड़ा तेज कीजिए सर। अभी ठीक है बच्चों, बताइए। अभी तो सही यस होगी ना वॉइस? यस सर, हाँ, क्लियर है। ठीक है, फाइन। तो मैं बात कर रहा था कंटूर की और क्लोज्ड कर्व की। ठीक है, कल मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास क्या क्या बताया था, सिंपली कनेक्टेड डोमेन और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। जब हमारे पास सिंपली कनेक्टेड होगा तो उसमें कोई होल नहीं होगा, और जब मल्टीपली कनेक्टेड होगा तो उसके अंदर होल कंपलसरीली होगा। होल आपके पास एक पॉइंट की वजह से भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसमें से कुछ पॉइंट्स बाहर निकाल दिए। राइट, तो अब बात करते हैं कंटूर की। तो कंटूर बेसिकली क्या है? कंटूर आपके पास है एक पीस वाइज स्मूथ कर्व या फिर स्मूथ कर्व। ठीक है, जैसे ये वाला कर्व है, ये पीस वाइज स्मूथ है, वैसे स्मूथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या आ गया, एज आ गया, एज। ये वाला है, ये आपके पास स्मूथ है। ठीक है, क्लोज की बात करते हैं तो जिस पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट करा है उसी पॉइंट पे आपको वापस आना होगा, तब आपके पास वो कंटूर क्लोज्ड कहलाएगा। या तो वो क्लोज कर्व बोलेगा या क्लोज कंटूर बोलेगा। फिर इससे आगे एक और इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, वो सिंपल कर्व। ठीक है, या सिंपल
हाँ, सिंपल कर्व या सिंपल कंटूर की बात कर रहा है। तो सिंपल कर्व हम उसे बोलते हैं जब कोई कर्व किसी भी पॉइंट पे अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे। जैसे आप ये सर्किल बना रहे हैं, तो सर्किल किसके अकॉर्डिंग बन रहा है? थीटा आपका 0 से लेकर जा रहा है 2 पाई तक। तो जब आप सिंपल कह रहे हैं तो वो ये कह रहा है कि 0 से लेकर 2 पाई तक वो कहीं पर भी अपने आप को वापस से कट नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का कि डिफरेंट पॉइंट पे सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बट क्या हो रहा है, यहाँ से 0 और 2 पाई पे ही क्या कर रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। आपने कहा कि चलो हम इसे 0 to 4 पाई कर लेते हैं, अब क्या होगा, बनेगा तो सर्किल ही। आपने z इक्वल टू ई टू दावर आयोटा थीटा लिया, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स में कर्व है, और जो थीटा है वो आपका 0 से 4 पाई जा रहा है। तो क्या होगा, दिखेगा आपको यूनिट सर्किल ही, और बिल्कुल सिंपल सर्किल ही दिखाई देगा। बट क्या होगा उसमें कि जैसे आप 0 से 2 पाई करोगे, एक राउंड पूरा हो जाएगा, और उसके बाद फिर से आप इसी सर्किल पर घूमते रहेंगे। तो जो 2 पाई से लेके 4 पाई तक है, उन सारे पॉइंट पे आपके फंक्शन की वैल्यू दोबारा से रिपीट होगी कि नहीं? जो 0 पे है हाँ। वही 2 पाई पे हुई, वही 4 पाई पे हुई, जो थीटा पे है वही 2 पाई प्लस थीटा पे होगी। तो फिर क्या होगा, पॉइंट हुए डिफरेंट, वैल्यू हुई सेम, तो आपके पास वो कर्व सिंपल नहीं हो। बट जब वो सिंपल क्लोज्ड कर्व की बात करता है, तो अब क्लोज कर्व में तो कंडीशन है कि इनिशियल और एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो फिर सिंपल क्लोज में क्या होगा, वो कहेगा कि केवल इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट को छोड़ दो, इन पे तो वैल्यू आपकी रिपीट करेगी करेगी, सेम होगी। बट अदरवाइज और किसी पॉइंट पे आपके पास कर्व रिपीटेड वैल्यू नहीं लेना चाहिए, आपका जो फंक्शन है वो रिपीट वैल्यू नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे सिंपल क्लोज्ड। जैसे यदि मैं 0 to 2 पाई बनाऊं तो वो कर्व मेरे पास कैसा बनेगा, सिंपल क्लोज्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? यस यस सर, सर। बन जाएगा। यस। बट यदि इसको मैं 0 to 4 पाई कर दूं तो ये मेरे पास सिंपल क्लोज्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं नो बनेगा। सर। हाँ, ये सिंपल है, क्लोज्ड है, बट सिंपल नहीं है। ठीक है, आपने मुझे केवल और केवल क्या दिया, सेमी सर्किल दे दिया ऊपर वाला। अब ये कर्व कैसा है, क्या ये सिंपल है या नहीं? यस सर। ये सिंपल है, बट क्या ये क्लोज्ड है? नो। नो सर। नहीं। इसकी मुझे जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि जब मेरे पास आज आने वाली है कॉशी थ्योरम, तो जब कॉशी थ्योरम, कल भी मैंने आपको समझाया था कि कॉशी थ्योरम किस तरह से काम कर रही है। तो जब जब आप ये कह रहे हो कि आपके पास एक क्लोज्ड कंटूर है, अब वहां पे सिंपल हो या नॉन सिंपल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कोई भी कंटूर एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर लिया, और आपका जो फंक्शन है एफ जेड वो एनालिटिक हुआ, तो आप कहेंगे कि जो भी कंटूर आपने लिया है क्लोज कंटूर, उस पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 बाई कॉशी थ्योरम इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन। ठीक है, बट जब हम सिंपल कर्व की जगह उसे नॉन सिंपल कर्व कह दें, ठीक है, मतलब वो अब की बार जैसे z इक्वल टू ई टू दावर आइटा थीटा, और थीटा 0 से 4 पाई जा रहा है, तब क्या होगा, जैसे ये वाला जो फंक्शन है ये आपका मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन के अंदर है, कंटूर के ऊपर एनालिटिक है बट अंदर एनालिटिक नहीं है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है इसका इंटीग्रेशन 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। सही बात है या नहीं? तो जब नॉन जीरो होगा तो कुछ वैल्यू आएगी, तो ये जो वैल्यू है ये इनिशियल लेवल पे मैं किसकी हेल्प से क्लेम करता हूं, मैं केवल क्लोज्ड कंटूर को देख के क्लेम करूंगा या सिंपल क्लोज्ड कंटूर को देखकर क्लेम करूंगा? तो आंसर है सिंपल क्लोज्ड कंटूर को देखकर क्लेम। स्पेशली जब नॉन जीरो आ रहा है तब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, और तभी इंपॉर्टेंस होंगी जब जीरो हो जाएगा, तब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, चाहे आपके पास सिंपल हो या नॉन सिंपल हो। करेक्ट है, तो वहां पे फिर मुझे वाइंडिंग नंबर का यूज करना पड़ता है, इसीलिए करना पड़ता है जब इंटीग्रेशन मेरे पास नॉन जीरो मिले। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, कर्व, आर्क और कॉन्टिन्यूअस कर्व। देखो जो हमारे पास कर्व होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, पहली बात। कर्व मेरे पास कुछ भी हो सकता है, बट जब मैं आर्क लगाता हूं तो आर्क मेरे पास क्या है, आर्क मेरे पास चलती है थीटा के कर्व से। ठीक है, आर्क बेसिकली क्या है, किसी सर्किल का पार्ट है छोटा। थीटा की वैल्यू आपने कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दी, जैसे 10 से 20 डिग्री कर दी, या आपने कह दी कि 0 से पाई बाई 2, तो वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी वो क्या हो जाएगी, मेरे पास एक आर्क हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी,
तो ये मेरे पास दो चीजें हो गई, सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है जी। तो आपको ये पता कर लेना, कल मैंने आपको एक कर्व बना के दिया था, वो वाला बनाया था कि नहीं? ये वाला आई थिंक ऐड करा था तुम्हारी पीपीटी में। हाँ ये वाला कर्व कैसा था मेरा? क्या ये सिंपल क्लोज कंटूर था या केवल क्लोज कंटूर था? क्लोज कंटूर था। ये क्लोज कंटूर। कंटूर था, ये सिंपल नहीं था। यदि सिंपल होता तो फिर वो जो तुमने वाइंडिंग नंबर निकाले थे ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ती मुझे। और इसका इंपॉर्टेंस भी होगा, कल मैंने ये भी बताया था कि यदि उसने ये 2 पाई से लेके 3 पाई कर दिया तो फिर जीरो का वाइंडिंग नंबर कितना हो जाता? 3। और फिर उस इंटीग्रेशन की वैल्यू बदल जाती, भले ही आप जो वो गलत अप्रोच थी उससे कर रहे थे कि जीरो इसके अंदर आ रहा है, 2 इसके अंदर नहीं आ रहा है, वो अप्रोच गलत हो जाती है। ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था वाइंडिंग नंबर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कॉशी थ्योरम में किसी को कोई डाउट तो नहीं? कॉशी थ्योरम की एप्लीकेशन समझा देता हूँ। कॉशी थ्योरम बेसिकली कहती क्या है? आपने ये कहा कि डोमेन मेरे पास सिंपली कनेक्टेड है, तो पर्पज ये है कि जब कॉशी थ्योरम लगेगी तो वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन पे ही लगेगी। मल्टीप्ली पे लगाओगे तो वहां पे भी तुम उसे कट लगा के सिंपल क्लोज कंटूर में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद फिर कॉशी थ्योरम यूज करोगे, तो वहां से एक तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा कि मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन दे रखे हैं, तो वहां पे कॉशी थ्योरम कैसे लाए। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? तो रिजल्ट ये था कि यदि आपके पास ये बड़ा सा एक डोमेन दिया हुआ है बट ये सिंपल कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे से होल रहे होंगे। बाकी सब जगह फंक्शन आपका एनालिटिक है, तो कहाँ पे एनालिटिक नहीं हो सकता? केवल और केवल इन होल वाले पॉइंट्स पर। अब ये होल पॉइंट है केवल, तो पॉइंट पर, और यदि इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं तो उन पे भी हो सकता है। तो वो ये बोलता है कि चाहे तो तुम इस बाहर वाले बाउंड्री पे इंटीग्रेशन निकाल लो कंटूर पे, ठीक है, या फिर ऐसा करो, तुमने सपोज करो यहाँ से एक कंटूर ले लिया, ये ले लिया, तुम इस वाले कंटूर पे इंटीग्रेशन निकाल लो, या फिर अंदर छोटे छोटे कंटूर बना लो, इन पे इंटीग्रेशन निकाल लो। तो इनका सम कर दो अंदर वालों का, 5 का इंटीग्रेशन निकाल के, तो वो आपके इस वाले बाहर वाले कंटूर पे जो इंटीग्रेशन मिलेगा उसके बराबर हो। अब बात फिर से यही आएगी कि इस वाली बाउंड्री पे तो एनालिटिक है, इसके अंदर एनालिटिक है कि नहीं है? नहीं है, तो वहां पे कॉशी तो नहीं लगा पाऊंगा, फिर मैं लगाऊंगा दूसरी थ्योरी, ठीक है, जिसकी हम बात करेंगे आज। कॉशी थ्योरम की मैं आपको कंक्लूजन बता रहा था। कॉशी थ्योरम क्या कह रही थी कि आपके पास एक डोमेन है सिंपली कनेक्टेड, इस डोमेन के अंदर उसने कहा कि आप कोई भी क्लोज कंटूर लेकर आओ, हम अभी सिंपल क्लोज ही लेकर चल रहे हैं, फिर उसे आप जनरलाइज कर सकते, ठीक है, सिंपल क्लोज कंटूर। तो सिंपल सी बात है, जब सिंपल क्लोज कंटूर लोगे तो आप जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हो उसी पॉइंट पर एंड करोगे, चाहे आप ऐसे आओ चाहे आप ऐसे आओ, आपकी चॉइस। सही बात है या नहीं? यस। करेक्ट। अब वो क्या कहता है कि आप ऐसा करो, आपके पास डोमेन सिंपली कनेक्टेड है, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट एफ जेड आपके पास एनालिटिक है। हमने कल ये बात करी थी कि पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया आपके पास कोई फंक्शन यदि डोमेन के अंदर एनालिटिक दिया गया है तो कब उसका इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, कि आप मुझे कोई भी दो पॉइंट दे दो और उस पॉइंट पे जाने वाले कितने भी कर्व हो, यदि आप मुझे ये बता पाए कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, तो फिर जो कर्व मुझे कन्वीनियंट लगता है उससे उसका इंटीग्रेशन निकाल सकता, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि जैसे ये आपके पास एक Z1 है, ये आपके पास Z2 है, तो आपने कहा कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, एफ जेड एनालिटिक है, और ये दो पॉइंट आपके डोमेन के अंदर हैं। तो मैं ये पता कर रहा हूं कि यदि आप Z1 से Z2 इस वाले कर्व से जाएं, इससे कह दीजिए C1, आप और एक बार इस वाले कर्व से जाएं, इससे कह दीजिए C2, तो क्या दोनों से वैल्यू बराबर मिलेगी या नहीं मिलेगी? इंटीग्रेशन अलोंग C1 FZ इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग C2 FZ होगा या नहीं हो? तो जब C1 और C2 आप लेकर चलोगे, Z1 से Z2 जा रहे हो और एक बार C1 के थ्रू एक बार C2 के थ्रू, तो यदि मैं ऐसा करूं कि इसी कर्व के अलोंग चलना है
बट अब आप क्या करो, जिस कर्व से भी आपने स्टार्ट करा, लेट अस से आपने C1 से स्टार्ट करा, तो आप Z1 से तो Z2 पहुंचे, और Z2 से Z1 उसी पाथ से आ जाओ जो आपका सेकंड वाला पाथ है, तो इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो कैसा होगा, रिवर्स हो जाएगा। सही है। तो जो मेरे पास C2 फॉरवर्ड में कर्व मिल रहा था Z1 से Z2, तो Z2 से Z1 में उस कर्व को या उस पाथ को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, -C2 से कर दूं। हमें इंटीग्रेशन की एक कंडीशन तो पता है ना, चाहे कहीं पर भी हो, आपके पास A टू B FZ DZ दिया जाए और आपके पास B टू A FZ DZ दिया जाए, तो इनका रिलेशन क्या होता है, माइनस का हो जाता है कि नहीं। माइनस में। मतलब यदि आपने पाथ की डायरेक्शन चेंज कर दी, अभी आप A से B जा रहे हो, फिर B से A जाने लगे, तो वो रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू भी नेगेटिव में आ जाएगी। करेक्ट। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये जाएगा C1 ऐसे और ये जाएगा -C2 ऐसे, तो जब आप Z1 से Z1 पे पहुंच जाओगे तो आपका कंटूर क्लोज्ड हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे बताइए। तो इंटीग्रेशन अलोंग C, उसे बोल दो टोटल को C, आपका FZ DZ क्या हुआ, 0 हुआ बाई कॉशी थ्योरम। और ये जो C है ये क्या है, ये C है C1 प्लस माइनस के C2। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग अलग करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन C1 FZ, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन C2 FZ DZ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, इंटीग्रेशन C1 FZ इक्वल टू इंटीग्रेशन C2 FZ। समझ में आएगा। यस सर। उन दो कर्व से आप क्या करोगे, एक बना दोगे क्लोज्ड कंटूर, उस क्लोज कंटूर पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि चाहे आप C1 से जाओ चाहे C2 से जाओ, आपके पास दोनों बार इंटीग्रेशन सेम मिलेगी। क्या बेनिफिट हुआ इसका बेनिफिट ये हुआ कि अब आप Z1 से Z2 जो चॉइस आपकी, आप इन दो कर्व से जाना चाहते हो इनसे चले जाओ, नहीं तो आप ऐसा कर लो कि Z1 से ऐसे चले गए हॉरिजॉन्टली और फिर ऐसे चले गए, इससे निकाल लो, या फिर आप इससे निकाल लो, या फिर आप सेमी सर्किल से निकाल लो, जिससे आपकी चॉइस, आप उससे निकाल लो, आपका इंटीग्रेशन यूनिक ही आएगा। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर करना। क्वेश्चन ये है कि आपके पास FZ एक फंक्शन है एनालिटिक, और डोमेन दिया है D1 और D2। D1 डोमेन क्या है, आपके पास पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से आपने नेगेटिव रियल एक्सिस बाहर कर दी है। ठीक है। दूसरे में D2 में उसने क्या कहा है कि उसने नेगेटिव के इंटीजर्स बाहर कर दिए हैं इंक्लूडिंग 0। यहाँ पे -1 पे पंक्चर, फिर -2 पे पंक्चर, एंड सो ऑन -3 -4 -5 इन पे पंक्चर। और इसने पूछा है कि यदि FZ आपके पास D1 और D2 दोनों के अंदर एनालिटिक फंक्शन है, और आपके पास D1 और D2 में ही दो पॉइंट दिए हुए हैं A और B, तो इंटीग्रेशन A टू B FZ DZ D1 में पाथ डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा, या D2 में पाथ डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, ये बता। ये क्वेश्चन पूछा गया था, FZ आपके पास एनालिटिक है, बताइए क्या जवाब देंगे आप। और आपको फंक्शन नहीं पता, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे कंक्लूड करें। बोलिए। सर D1 में आप निगेटिव रियल एक्सिस जो है वो पूरा डेंस जैसा है, और D2 में जो है वो बीच बीच में है, तो अगर कोई पाथ बीच में D2 में जाना चाहे तो जा सकता है ना। हाँ बिल्कुल जा सकता है, यहाँ पे तो यहाँ पंक्चर हो रखे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इन पे पंक्चर है। तो ये पंक्चर्स के बीच में से निकलना चाहे तो आराम से निकल सकता है, मतलब इसमें काउंटेबल सिमिलैरिटीज हम बोल सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि D1 में इंडिपेंडेंट होगा कि D2 में इंडिपेंडेंट होगा, और साथ में रीजन भी बताना है कि क्यों होगा। और यदि हो सके तो कोई फंक्शन भी एग्जिस्ट करा के देखना है कि यदि डिपेंडेंट हो रहा है तो कैसा मिलेगा, इंडिपेंडेंट हो रहा है तो कैसे मिलेगा। जल्दी जल्दी जवाब दो भाई, इतना समय नहीं है।
पता है या नहीं पता है, बस इतना बता दो। सर कंक्लूड करने नहीं आ रहा। ठीक, पहले वाला डोमेन है आपका कैसा, पहले ये चेक कर लो कि ये जो डोमेन है ये सिंपली कनेक्टेड है या नहीं, या मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन है। पहले वाला सिंपली कनेक्टेड है या मल्टीपली कनेक्टेड है? कहीं पे होल हो रखा है? होल। इसके अंदर नहीं। तुम कोई भी यहाँ पे आप एक क्लोज कंटूर बना दो। जैसे क्लोज कंटूर बनाओगे, अब ऐसे तो बनने का नहीं है क्लोज कंटूर। आप क्या करोगे, क्लोज कंटूर बनेगा ऐसे, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा सकता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कैसे भी जा सकता है। ऐसे बना लो, आप यहाँ पे बना लो, यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो, ठीक है, ऊपर वाले में बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ पर बना लो, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसा कंटूर बना दिया जो चारों को कवर कर रहा है। क्या आप इसे एक पॉइंट पर श्रिंक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर, कर सकते हैं। कंटूर की बाउंड्री जो है, कंटूर हम तभी बोलते हैं जब उसकी बाउंड्री पूरी की पूरी डोमेन के अंदर आ रही है। यहाँ पे तुमने ये कंटूर बनाया, बताओ पूरी की पूरी बाउंड्री डोमेन में है या नहीं है D2 में? यस सर। 0 पॉइंट। हाँ बोलो, 0 पॉइंट बाउंड्री पाएगा। जब इस कंटूर को तुम श्रिंक करोगे तो ये 0 से जब पास होके जाएगा, क्योंकि जाना पड़ेगा, तो ये आपका रीजन छोड़ेगा कि नहीं? वो बोलता है कि विदाउट लिविंग द रीजन। यदि आप किसी पॉइंट पे श्रिंक कर पाते हैं तो सिंपली कनेक्टेड होगा, और यदि आपका कंटूर श्रिंक होते होते एक भी पॉइंट बाहर का लेकर आ गया तो वो मल्टीप्ली कनेक्टेड होगा। तो सेकंड वाला सिंपली है कि मल्टीप्ली है? मल्टीप्ली कनेक्टेड। सेकंड वाला है मल्टीप्ली कनेक्टेड और फर्स्ट वाला है सिंपली कनेक्टेड डोमेन। आपको केवल डोमेन का ऑब्जर्वेंस पता होना चाहिए था कि कैसा है। जब डोमेन सिंपली कनेक्टेड है, एफजेड एनालिटिक है, तो कॉची थ्योरम क्या करेगी आपसे? आप कोई भी दो पॉइंट लोगे तो उन्हें मिलाने के लिए आप कोई सा भी कर्व लेकर चलो, आपको इंटीग्रेशन यूनिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। जबकि सेकंड वाले में D1, बताओ D1 में क्या हुआ? ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यहां से तुमने ये हटा दिया। तुम पता इसे मेरे से मत पूछो, मुझे सिंपल बताओ सिंपली कनेक्टेड डोमेन होता क्या है, कैसे चेक करते हो तुम? यदि इसमें भी समस्या है तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स समझना मुश्किल हो। सिंपल डेफिनेशन बोलती है कि आपके पास फ्री फ्रॉम होल, वो तो कंक्लूजन है। आपसे वो बोलता है कि कोई भी क्लोज कंटूर श्रिंक हो जाएगा उसी सेट के अंदर विदाउट लिविंग द डोमेन, विदाउट लिविंग द रीजन, दैट्स इट। अब बताओ आप इसे श्रिंक कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये तो तुम्हें बताना है, इसमें मैं क्या बताऊं कि ये सिंपली कनेक्टेड कैसे है और ये मल्टीपली कनेक्टेड कैसे है। और तुम इसे होल कहने लगो तो ये तो होल नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक कट लगा के दे दिया। होल तो ऐसा होगा, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, एक पॉइंट निकाल दो। आप ऐसा करो कि यहाँ पे पूरी की पूरी एक लाइन निकाल दी आपने, तो वो होल हो जाएगा, बस इतनी सी। आई बात समझ में? नहीं आई? तो पहले वाला है सिंपली कनेक्टेड और दूसरा है मल्टीपली कनेक्टेड। अब तुम्हें मैं यहाँ पे फंक्शन दे रहा हूँ f(z)=1/z, और पॉइंट दे दिए तुम्हें माइनस आयोटा से आयोटा। अब तुम पहले वाले में इंटीग्रेशन करो इसका। तुमने करा 1/z माइनस आयोटा से आयोटा dz। अब बताओ जब तुम कोई भी कंटूर बनाओगे तो क्या कोई कंटूर ऐसा बना सकते हो जिसके अंदर 0 आए? कोई भी कंटूर। यहाँ पे क्या होगा, हम बेसिकली दो पाथ को एक साथ ज्वाइन करेंगे। तो पाथ आपका ऐसे जा सकता है, पाथ आपका ऐसे जा सकता है, पाथ आपका ऐसे जा सकता है, कोई सा भी पाथ ले लो। क्या इन पाथ में कहीं पर भी 0 कवर होगा? नो सर। जबकि जो आपके पास कंटूर है उसके सारे के सारे जो बाउंड्री है वो सेट के अंदर ही है। तुमने सेकंड वाले में क्या कर, तुमने कहा कि ये रहा माइनस आयोटा, ये रहा आयोटा। पहली बात ये वाला फंक्शन इसमें डिफाइन है या नहीं है? बोलिए। यस सर, कॉम्प्लेक्स डिफाइन है। आपने 0 और नेगेटिव इंटीजर्स पे पंक्चर कर रखा है, तो 0 तो है नहीं, तो 1/z एनालिटिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। यस सर। माइनस आयोटा
आयोटा जाना चाहा, तुमने कहा कि हम इधर से गए, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कहा इधर से गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कहा इधर से गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंटीग्रेशन वही मिलेगा जो पहले वाले कर्व से मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा है फंक्शन, एनालिटिक, इवन ऑन द बाउंड्री। इन दोनों के बीच में भी कैसा है फंक्शन, एनालिटिक। बट यदि तुमने कहा कि नहीं हम तो लेफ्ट से भी जाएंगे, हम तो यहां से भी जा रहे हैं, एक बार हम गए इस वाले कंटूर से, एक बार गए इस वाले कंटूर से, बताइए कंटूर के अंदर फंक्शन एनालिटिक है? नो 1/z। नो तो क्या मैं यहाँ पे कॉशी थ्योरम लगा सकता हूँ कि मेरे पास फंक्शन है और मेरे पास डोमेन सिंपली कनेक्टेड? क्योंकि सिंपली कनेक्टेड डोमेन का पर्पज ही ये है कि जब आप मुझे कोई कंटूर दोगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एनालिटिसिटी एट ईच पॉइंट आ जाएगी। मल्टीपली कनेक्टेड में वहां पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि हो सकता है कि आपके डोमेन में जो पॉइंट नहीं है उन पे फंक्शन एनालिटिक ना हो। तो आप ये नहीं कहोगे कि सर कंटूर के अंदर तो उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो डोमेन में है। यदि उन्हीं पॉइंट्स की बात करनी है तो फिर मैं कॉशी थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहा हूं? और फिर यदि उन्हीं पॉइंट्स की बात होगी तो फिर तो वो होगा जो आपके पास सेकंड वाली थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग चलोगे कि इसके अलोंग एक क्या बनाओगे, कंटूर बनाओगे, चाहे इस पे निकालो इंटीग्रेशन, चाहे इस पे निकालो। हाँ, अब इनके बीच में कर सकते हो तुम कॉशी थ्योरम की बात। तो फिर बड़े वाले कंटूर से छोटे वाले पर आ जाओगे तुम। समझ में आई बात? तो बताओ सेकंड वाले में तुम्हें इंटीग्रेशन 2 पाई आयोटा मिलेगा कि नहीं? यस सर और फर्स्ट वाले में तुम्हें 0 मिलेगा कि नहीं, यदि क्लोज कंटूर बनाया तो? अभी अभी हम क्या कर रहे थे, यदि मेरे पास किसी भी क्लोज कंटूर के लिए इंटीग्रेशन 0 आ रहा है तो फिर उस क्लोज कंटूर पे कोई भी 2 पॉइंट लेकर आओगे और उस पे मिलाने वाला कोई भी कर्व लेकर जाओगे तो उससे आपका जो इंटीग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा? तो जो पहले वाला फंक्शन है, पहले वाला सेट है D1, उसमें 1/z का इंटीग्रेशन वही log z रहेगा और वही आप इस पे माइनस आयोटा से आयोटा वैल्यू दोगे। यहाँ से आप कहोगे कि log आयोटा और माइनस के यहाँ से कहोगे log माइनस आयोटा। आई बात समझ में? जबकि सेकंड वाले में आप उसका एंटी डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन इनसाइड में एनालिटिक नहीं। आप जब इधर से जाओगे तो आपके पास मिलेगा पाई आई और जब इधर से जाओगे तो मिलेगा माइनस के पाई। समझ में आया? या इधर से माइनस पाई आई मिलेगा तो इधर से पाई आई मिल जाएगा, मतलब अपोजिट मिल जाएगा। करेक्ट है? यस सर। चलिए जी, कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी किसी, ये वाली चीज याद रखना हमेशा, जब भी मेरे पास कोई सी क्लोज कंटूर दिया हुआ है, अब ये चाहे जैसा है, चाहे सिंपल है चाहे नॉन सिंपल है, बट हाँ क्लोज्ड होना चाहिए। यदि एफ जेड डी जेड ये वाला इंटीग्रेशन 0 हुआ तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, एफ जेड हैज एंटी डेरिवेटिव अलोंग सी कंटूर। क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन हो रहा है उसका अंदर वाले पॉइंट से तो ये मतलब है कि अंदर एनालिटिक है या नहीं है, वो डिसाइड करता है कि आपके पास यदि एनालिटिक है तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, एनालिटिक नहीं है तो फिर 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। बट जो 0 होना है और आप कर रहे हो, जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो अलोंग द कंटूर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब आप थीटा को रन कर रहे हो, लेट्स से सर्किल लेकर चल रहे हो, तो 0 से 2 पाई जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? या अंदर वाले पॉइंट्स भी कवर कर रहे हो तुम? अंदर वाले पॉइंट तो एक प्रॉपर्टी का हिस्सा है, ठीक है? वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो वहां डायरेक्ट कंक्लूजन मिल जाता है, सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करना होता है। बट इंटीग्रेशन जब भी हो रहा है ये ध्यान रखिएगा अलोंग द कंटूर ही हो रहा है, ठीक है? तो अलोंग द कंटूर। और यदि इसका इंटीग्रेशन नॉन जीरो में था तो फिर यहां से आप ये भी कह दोगे कि एफ जेड हैज नो एंटी डेरिवेटिव अलोंग सी। ये जो एंटी डेरिवेटिव होगा ये आपके पास एक फंक्शन ही मिलेगा, कैपिटल एफ जेड, राइट?
और इस कैपिटल एफ की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, कैपिटल एफ डैश इज इक्वल टू स्मॉल एफ जेड। एफ जेड आपके पास एनालिटिक है, तो एफ डैश एनालिटिक होगा कि नहीं होगा, यस बोलो। सर। Yes, sir. एफ जेड आपके पास कैसा मिलेगा, एनालिटिक फंक्शन एंटी मिलेगा। तो यदि हम ये कह रहे हैं कि एफ जेड हैज नो एंटी डेरिवेटिव, तो जैसे अभी अभी मुझे एक केस में इंटीग्रेशन 1/z, आप यदि d1 के अंदर कोई भी क्लोज कंटूर लोगे तो ये देगा 0, और इसी के उलट 1/z यदि d2 में कोई क्लोज कर लिया तो ये देगा आपको नॉन जीरो वैल्यू। तो क्या कहूं मैं, फर्स्ट वाले में तो एंटी डेरिवेटिव मिल गया, एंड व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव, log z। तो log z किसके अंदर एनालिटिक रहा होगा, d1 के अंदर। बताओ log z इस वाले पार्ट में, यदि ये मैं नेगेटिव एक्सिस और जीरो हटा दूं तो log z आपका c माइनस नेगेटिव रियल एक्सिस में एनालिटिक होता है कि नहीं होता। ये सर होता है कॉन्जुगेट। यस सर। पार्ट आपके पास हार्मोनिक log mod z, और इमेजिनरी पार्ट बनता है tan इनवर्स y अपॉन x, वो क्या बनता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। और कल हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट की भी स्टैब्लिशमेंट की बात करी थी, कल या परसों, ठीक है। बट यही फंक्शन आपको सेकंड वाले में मिलना था, बट क्या सेकंड वाले में log z यदि आपने लिया और आपने कहा कि ये हमने नेगेटिव एक्सिस पे पंक्चर कर रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस पे यहाँ ये पंक्चर कर रखे हैं, क्या ये log z फंक्शन इस नेगेटिव एक्सिस पे जो पंक्चर करके पॉइंट निकाले हुए हैं उन्हें छोड़ के बाकी कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक बनेगा, नहीं बनेगा। नहीं। ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन बनेगा। क्योंकि आप यदि यहाँ पे जैसे आपने 0 निकाल दिया, -1 निकाल दिया, -2, आपने कहा कि मैं तो माइनस के 3/2 लेकर चलूं, तो इसके पास कितने आर्ग्यूमेंट मिलेंगे मुझे, 2 आर्ग्यूमेंट मिलेंगे कि नहीं, पाई ये सर। एंड माइनस पाई, राइट। तो ये जो log z फंक्शन है जो किसी केस में 1/z का एंटी डेरिवेटिव बन रहा है, और 1/z का एंटी डेरिवेटिव log z ही मिलेगा, तो मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास वो डोमेन के अंदर एनालिटिक है या नहीं है। बट यदि इंटीग्रेशन 0 आ रहा है देन इट कंफर्म्स कि एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट, एंड इंटीग्रेशन 0 नहीं है तो इट कंफर्म्स कि फंक्शन डजंट हैव एंटी डेरिवेटिव। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। Yes, sir. अभी इसी सर केस में, अगर हम हाँ बोलिए, सर अगर हम किसी कर्व के अलोंग जा रहे, जैसे हम D2 में एक कर्व के अलोंग गए थे तो वहां पर हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 मिल गई थी, तो उस केस में हम बोल देंगे कि उसके पास एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। यही क्वेश्चन मैं आपको अभी बताने वाला था। मैंने यहाँ पे 1/z² कर लिया, तो 1/z² तो पहले वाले में तो कोई समस्या है, नहीं। या सुनो, जी समस्या सर। उसे दूसरे वाले में भी नहीं है, क्योंकि 1/z² को जैसी प्रॉब्लम 1/z को थी वैसे ही 1/z² का z=0 पे वो एनालिटिक नहीं है, वो पहले वाले डोमेन में भी है और वो दूसरे वाले डोमेन में भी है। बट जब मैं दूसरे वाले डोमेन में 1/z का इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर के लोग करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल गया 0। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो ये जो 0 मिला इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब सिंपल सा है कि फंक्शन के पास क्या है, फंक्शन के पास एक एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। बताओ 1/z² का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं कि 1/z² आ जाए, -1/z। ये जो फंक्शन है ये आपके पास जब आप इसे लेकर चलोगे तो आप इसमें D2 में कोई भी क्लोज कंटूर बनाओगे, अब क्लोज कंटूर पे 0 तो नहीं आएगा, या आ जाएगा, तुमने ये वाला नहीं क्लोज आएगा। कंटूर बनाया, या तुमने यहाँ पे क्लोज बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ तो मुझे कोई समस्या है ही नहीं, तुमने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं, यहाँ तो कॉची थ्योरम से मुझे जवाब मिल जाएगा कि इंटीग्रेशन 0। कब मुझे जवाब नहीं मिलेगा कॉची से, जब इनसाइड में फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, तब डायरेक्ट नहीं कह सकता मैं। तो यहाँ से तुमने लिया एक ऐसा कंटूर जिसमें 0 कवर हो रहा है। अब बताओ 1/z² dz का इंटीग्रेशन अलोंग दिस सर्किल 0 होगा या नहीं होगा, नहीं होगा सर।
अच्छा अभी रुक जाओ तुम। इंटीग्रेशन 1/z², तुमने यहाँ पे जीरो के अलोंग कोई भी सर्किल बना दिया, मुझे नहीं पता कितने रेडियस का है, तो z इक्वल टू r e टू द पावर आयोटा थीटा, और थीटा रन्स फ्रॉम 0 to 2π, क्लोज कंटूर ले रहा हूँ, और यहाँ पे आपने ले लिया है गामा कर, ठीक है, इसे आपने गामा कर बोला। dz, आपने यहाँ से dz निकाला तो r e टू द पावर आयोटा थीटा आयोटा d थीटा, यहाँ पे वैल्यू रखी, तो 1/r² e टू द पावर 2 आयोटा थीटा इंटू में r e टू द पावर आयोटा थीटा आयोटा d, ठीक है। e टू द पावर आयोटा थीटा से एक पावर कैंसिल, r से एक पावर कैंसिल, आयोटा अपोन चला गया आपके पास बाहर, और इंटीग्रेशन बचा आयोटा d थीटा। थीटा कहां से कहां रन होगा, 0 से 2π, कितना आ गया। अभी यहाँ पे ये भी तो बचा हुआ है, e टू द पावर माइनस के आयोटा थीटा नीचे से, ठीक है, ये वाला आयोटा तो बाहर आ गया था, तो यहाँ से मिला आपको आयोटा अपॉन r e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा, और 0 से 2π, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो माइनस के 1/r e टू द पावर माइनस के 2π आयोटा, और माइनस के e टू द पावर 0। बताओ जी क्या वैल्यू है। 0। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1। इसकी वैल्यू यस क्या सर, मिलेगी, क्या हो गया, 1। 0 हुआ 0। कि नहीं हुआ। अब ये सर्किल तुम कितना छोटे से छोटा बनाओ, कितना बड़े से बड़ा बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना है। और यदि तुमने यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल भी दे दिया, तो उसके अंदर भी तो बना सकते हो कि नहीं बना सकते। तुमने मुझे यहाँ पे ट्राइंगल दे दिया, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है कि तुमने मुझे क्या शेप दी है। इंपॉर्टेंट है कि जीरो उसके अंदर है या नहीं है। जीरो उसके अंदर नहीं है तो कौशी ने आगे क्या दिया कि आपका फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, इनसाइड भी और ऑन द बाउंड्री भी, तो इंटीग्रेशन 0 होगा। बट यदि इनसाइड में मिला तो फिर मेरे पास ये जो इंटीग्रेशन मैं निकाल रहा हूँ उसकी हेल्प से बता दूंगा कि इंटीग्रेशन 0। इज इट क्लियर टू एवरीवन। यस सर। हमें हमेशा सर्किल से आसान पड़ेगा इंटीग्रेशन निकालना, क्योंकि मैं z को इन टर्म ऑफ r e टू द पावर आयोटा थीटा रख सकता हूँ। आप मुझे यहाँ पे ट्राइंगल देंगे, रेक्टेंगल देंगे, कोई पेंटागन देंगे, या कुछ और शेप देंगे, उसके अकॉर्डिंग भले ही मैं कैलकुलेट ना कर सकूं इंटीग्रल, बट मेरी जो वैल्यू है वो वही आएगी जो इस सर्किल के अलोंग है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 0 यदि कवर कर रहा है गामा के अंदर, कवर हो रहा है गामा के अंदर, तो बताओ इंटीग्रेशन 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। तो यस क्यों सर। मिला इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है अलोंग द कंटूर। इसका भी अभी एंटी डेरिवेटिव क्या बताया था आपने, कैपिटल एफ जेड माइनस के 1/z। बताओ ये इस सर्किल पे जो अभी हमने बताया था मॉड जेड इक्वल टू आर, किसी भी रेडियस के लिए इस सर्किल पे ये एनालिटिक है या नहीं है। यस सर। इसे तो ऐसा समस्या नहीं है कि ये यहाँ पे कि सर जब आप सर्किल बनाओगे तो इसे नेगेटिव वाले पॉइंट पे कोई दिक्कत होगी। 1/z तो पूरे c-0 में ही एनालिटिक है कि नहीं है। यस यस तो सर। सर। क्यों हुआ, अब समझ में आ गया इंटीग्रेशन 0 होने का मतलब क्या है, ठीक है। सर एक डाउट है बेसिक सा, जब हमने बोलो। दो डोमेन बनाया D1 और D2, तो D2 वाले के जो होल थे वो उसको मल्टीप्लाई कनेक्टेड बना रहे थे क्योंकि हम श्रिंक नहीं कर पा रहे थे। मगर जब हम फंक्शन 1/z ले रहे हैं और 0, तो 0 उसमें हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो फिर वहां पे 1/z तो एनालिटिक पूरे डोमेन में हो ही गया ना। क्या एक मिनट, 1/z क्या हो जाएगा उसमें। एनालिटिक हो जाएगा ना D2 में भी। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। जो इससे पहले क्वेश्चन आपने पूछा था, तो फिर वहां पर D2 में भी इंटीग्रेशन पूरा 0 हो जाएगा 1/z का। क्यों, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। यदि इंटीग्रेशन तुमने यहाँ पे करा तो कॉशी थ्योरम की वजह से हो जाएगा यस सर। कि कंटूर की बाउंड्री पे एनालिटिक और इनसाइड में भी एनालिटिक। यदि तुमने यहाँ पर करा इंटीग्रेशन 1/z का, तो क्या आएगा, यस 2π सर। नहीं आएगा, 2π आई। और इसी कर्व के लोग 1/z² का करा तो वो हो गया 0। तो जो 0 का होना और नॉन 0 का होना ये क्या बता रहा है मुझे,
जीरो का होना बता रहा है कि एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और नॉन जीरो का होना बता रहा है कि एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई बात समझ में कि नहीं है? यस सर, क्लियर हो। क्योंकि जब एंटी डेरिवेटिव तुम्हें मिल जाता है तो तुम ये नहीं कहते कि आपके पास इंटीग्रेशन, चाहे आप यहाँ पे z0 से z1 पे कर रहे हो या कहीं पर भी कर रहे हो, और यहाँ से तुम्हें मिला कैपिटल F मिल गया, तो तुम ये नहीं कहते कि इनिशियल पॉइंट पे वैल्यू और एंड पॉइंट पे वैल्यू ऐसे आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी। यस सर। और जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कंटूर ही क्लोज्ड है, तो इनिशियल और एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि मैं जो यस सर। कर्व लेकर चल रहा हूँ, मेरे पास इनिशियल पॉइंट है थीटा 0 और लास्ट पॉइंट है 2 पाई। जो मेरा गामा कर्व है वो है z इक्वल टू e टू द पावर आइटा थीटा। तो बताइए इनिशियल पॉइंट पे वैल्यू क्या दी उसने? वैल्यू दी 1, और एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या दी उसने? 1। तो f1 माइनस f1 0 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यदि किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करा और आपने ये कहा कि मेरे पास कंटूर क्लोज्ड है, तो इंटीग्रेशन डेफिनेटली 0 होगा। यस सर। एंड सर फंक्शन एनालिटिक है अलोंग द कंटूर, इंटीग्रेशन 0 हो रहा है, तो उसका एंटी डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। आप पूछो, आप क्या पूछ रहे हो? सर ये अगर हम लोग D2 ही डोमेन में ऐसा कोई सर्कल ले लें जो लेफ्ट हाफ प्लेन में रहेगा हमारा, तो उस वक्त इंटीग्रेशन फिर 1/z का। बताओ कहां पर ले रहे हो? ये सेमी सर्किल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सेंटर्ड नॉट एट जीरो, मतलब कोई भी और दूसरे सेंटर पर लेफ्ट हाफ प्लेन में। हाँ, इस तरह से कुछ जिसमें नहीं सिंगुलैरिटी भी आ जाए इंटीजर पर, वो तो वन अपॉन नहीं, जेड का वो नहीं रहेगा ना। नहीं, जब तुमने 1/z लिया तो इसके पास सिंगुलैरिटी कहाँ है? z इक्वल टू 0 पर ही है ना। यस सर। अब 0 पे तभी कवर हो सकती है जब 0 के अराउंड कोई कंटूर बनाओ। तुमने लेफ्ट में बनाया तो उसमें तो 0 आया ही नहीं, यस सर, तो फिर डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा बाई कॉशी। तो तुमने यहाँ इसका पर एंटी बनाया डेरिवेटिव। तो 0। हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? जब तुम इधर की तरफ हो और तुमने 1/z लिया, तो इसका एंटी डेरिवेटिव log z होगा। यस सर। बट अब इस समय आपके पास कोई दूसरी ब्रांच पे मिल रहा होगा। जब हम ब्रांच डिसाइड करते हैं तो हम ये बताते हैं ना कि हमारे पास ये जो log z है, ये नेगेटिव एक्सिस, हम एक ब्रांच ही तो लेते हैं उसकी। कब लेते हैं? अच्छा। जब हम आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर रहे हैं -π to π। यस सर। ठीक है, तुम एक चीज करके देखो जरा। तुमने यहाँ पे रखा 1/z और इंटीग्रेशन करा, मान लो कि ये तुम्हारे पास 1/2 है, तो तुमने बनाया mod z माइनस के 1/2 इज इक्वल टू r e टू द पावर आइटा थीटा। करेक्ट? यस सर। r आपकी कितनी भी छोटी से छोटी हो सकती है, और ये आ गया यहाँ पे dz। आपके पास ये जो फंक्शन है ये इसके अंदर एनालिटिक है, इसकी बाउंड्री पे भी एनालिटिक है। तो कॉशी थ्योरम क्या कह रही थी? कॉशी थ्योरम कह रही थी कि आप यदि ऐसा कोई भी कंटूर लेकर चलते हैं जिसके फंक्शन एनालिटिक है और उसके अंदर भी एनालिटिक है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? 0। अब यस सर। इंटीग्रेशन 0 है, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है कौन? log z है। आई बात समझ लो। अब यस log z सर। जब आप कह रहे हो, तो log z यदि स्टैब्लिश हो रहा है, तो क्या अभी भी मैं इसकी जो ब्रांच है वो लेफ्ट वाली लेकर चल रहा हूँ? क्या मैं आर्ग्यूमेंट यही वाला लेकर चल रहा हूँ? नो, फिर कुछ चेंज होगा। तब क्या होगा? तब आप लगाओगे कट इधर की तरफ, तब आप इसे ऐसा कर लो 0 से 2 पाई। बताओ अब आपके पास होगा या नहीं होगा? यस सर, यही डाउट था कि कैसे डिफाइन होगा फिर लॉग। आप समझ आ गई? यस सर, थैंक यू। चलो एक तो, हाँ जी, ये बता दी मैंने आपको इंटीग्रेशन 0 नॉन जीरो होने की बात। अब आते हैं इससे नेक्स्ट हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। क्या कहता है कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला? ध्यान से सुनना सारी बात। fz आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन है इन अ डोमेन D। अब यहाँ पे ये भी बात करूंगा कि ये जो यहाँ पे डोमेन है अभी मैंने मेंशन नहीं करा, ये कैसा होना चाहिए? ये सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए या ये मल्टीपली कनेक्टेड भी चल सकता है। एंड लेट C be a simple
क्लोज्ड कंटूर इन द डोमेन D, तब वो क्या कह रहा है, टेकन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, देन फॉर अ पॉइंट Z0 इनसाइड C, आपके कंटूर के अंदर एक पॉइंट Z0 है, तो फिर वो बोलता है कि इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C fz अपॉन z माइनस z0 dz, और बाहर उसने लिखा है 1/2 pi इज इक्वल टू fz0, या इस इंटीग्रेशन की वैल्यू देख लें केवल, तो fz0 इनटू में आ जाता है 2 pi i। समझ में आई बात? बोलो यस और नो। इसका छोटा सा प्रूफ भी बता दूंगा कि वो कर कैसे रहा है ना। तो यहाँ पे उसने कह दिया कि fz0 इनटू में 2 pi i, और इस फॉर्मूले को आप मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, बट ये जो f है ये इस C के अंदर, अभी क्योंकि मैंने डोमेन की बात नहीं करी कि डोमेन मेरे पास सिंपली कनेक्टेड है या मल्टीपली कनेक्टेड है, तो ये जो fz है इस कंटूर के अंदर सिंगुलैरिटी रख सकता है कि नहीं रख सकता, या इस कंटूर पे तो एनालिटिक होगा ही होगा, इसके अंदर भी एनालिटिक होना जरूरी है कि नहीं, क्या कहते हो? करके देखें। चलो सपोज करो मैंने आपको एक फंक्शन दिया fz इक्वल टू 1/z, ठीक है, और कंटूर दे दिया मैंने mod z इक्वल टू 1 जो गामा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है, अब इस पे मैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा रहा हूं, उसे देखना कैसे लगा। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसा इंटीग्रेशन मिले और उसे आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से निकालना चाहो, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे एक तो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हारे इस कंटूर के अंदर आ रहा हो। तो यहाँ पे जो पॉइंट है z माइनस 0, क्या 0 आपके कंटूर के अंदर आ रहा है कि नहीं, इनसाइड द कंटूर? यस। ठीक है, तो वो तो बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर वाला z माइनस z0, और केवल एक ही पॉइंट होना चाहिए, और जो रिमेनिंग फंक्शन है वो क्या बन जाएगा आपका, जो अभी पीछे उसने, या इसे ऐसा कर लो, इसे लिख लो, इसे लिख लो gz इक्वल टू 1/z इंटीग्रेशन गामा 1/z डी। तो ये तो हो गया तुम्हारा z माइनस z0, और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा fz। तो fz भी कंपेयर होके fz क्या मिल गया तुम्हें यहाँ से, 1, ठीक है। तो वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि भाई इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा 2 पाई आयोटा इनटू में f ऑफ 0। f आपके पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो वैल्यू कितनी दे देगा, 1, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा। इतनी बात सही, ठीक है। बट यदि मैं यहाँ पे आपको 1/z दे दूं, या 1/z माइनस 1 दे दूं, तब क्या होगा, गामा को थोड़ा सा बड़ा कर लिया हमने, mod z इक्वल टू लिया 2। श्रुति म्यूट करो माइक। ये मेरे पास फंक्शन है और डोमेन है मेरे पास D, क्या पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, और इसके अंदर से मैंने 0 पे पंक्चर कर दिया और 1 पे पंक्चर कर दिया, ठीक है। आपके पास जो mod z इक्वल टू 2 कंटूर है उसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, राइट, उसके अंदर आपके पास एक पॉइंट मिल गया z, तो क्या मैं ऐसा करूं कि आपसे ये कह दूं कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए f 0 के बराबर, मतलब ऊपर वाले फंक्शन में z की जगह 0 रख दो और आंसर आ जाएगा। तो क्या मिलना चाहिए, 2 पाई आयोटा, और यहाँ से क्या हुआ f0 1/0 माइनस 1, तो 2 पाई आयोटा इनटू में -1, कितना -2 पाई आयोटा। सही बात है या नहीं है, ठीक है। हाँ अभी रुको ना, 1 लाई कर रहा है, सही में तुम बताओ ना, तुमने आज तक इस थ्योरम में डोमेन पे गौर करी है कि डोमेन तुम्हारा सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए कि मल्टीपली कनेक्टेड में भी चल जाएगा, ये तो आज बात हो रही तो कर रहे हो तुम, तो ऊपर वाले फंक्शन में डायरेक्ट पॉइंट रखते हो या नहीं रखते,
बोलो। यस सर, डायरेक्ट करते थे इतना डोमेन पर डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, नीचे तुम्हें पॉइंट दे रखा है, ऊपर वाले फंक्शन में तुम डायरेक्ट पॉइंट रखोगे, तुम देखोगे भी नहीं कि वो उस कंटूर के अंदर एनालिटिक है कि नहीं है। नहीं है तो क्या फर्क पड़ रहा है वो समझा रहा हूँ। अब इसी वाले इंटीग्रेशन को हम यहाँ से गामा, ये है क्या बेसिकली z इंटू जेड माइनस वन, जरा इसे तुम ब्रेक कर लो, किसमें पार्शियल फ्रैक्शन में कर लो, क्या बन जाएगा ये 1/z माइनस वन और माइनस के 1/z, आपके पास यही आएगा। प्लीज गामा पे इंटीग्रेशन करना है। अब आ जाओ तुम कहाँ पे, अपने कॉशी थ्योरम इन मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन। वो क्या कह रही थी कि भैया तुम्हें गामा पे इंटीग्रेशन करना है और फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है इनसाइड गामा, तो आप ऐसा करो जहां पे एनालिटिक नहीं है उनके अराउंड छोटे छोटे दो सर्किल बना दो, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन गामा पे मिलेगा वो इंटीग्रेशन ओवर C1 और इंटीग्रेशन ओवर C2 का सम मिलेगा कि नहीं। यस सर। करेक्ट, ठीक है। तो जब मैं इंटीग्रेशन ओवर C1 करूंगा तो C1 के अंदर पॉइंट कौन सा है, z इक्वल टू 0। क्या इस वाले फंक्शन को अलोंग C1 कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं। तो हमने क्या करा, इस गामा को रिप्लेस कर दिया C1 प्लस C2 से। तो जब C1 प्लस C2 से कर रहे हैं हम, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले मैं C1 पे निकाल लेता हूँ और फिर इसका C2 पे इंटीग्रेशन, इस पूरे का 1/z माइनस वन माइनस के 1/z। हाँ जी, C1 पे पहले वाले को करूंगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक है, इसके अंदर भी एनालिटिक है कि नहीं है 1/z माइनस वन, तो क्या आ यस जाएगा इंटीग्रेशन 0, जी। और यहाँ से आएगा माइनस 1/z, z इक्वल टू 0 C1 के अंदर है कि नहीं है। यस सर। जी। अभी भी हमने क्या पढ़ा था, जब 1/z हो और आपके पास z इक्वल टू 0 C1 के अंदर आ रहा हो कंटूर के, और कंटूर सिंपल क्लोज्ड हो, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2 पाई आए होता है। मल्टीपल हो तो फिर उसी वाइंडिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर प्लस के। अब आए C2 पे, C2 में क्या है, C2 में 1, तो यहाँ से 1/z माइनस वन की वैल्यू क्या मिलेगी, अभी इसे निकाल लो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से, ऊपर वाला है 1, ठीक है, नीचे आपके पास 1 पॉइंट किस में आ रहा है C2 में, तो बोल रहा था 2 पाई आयोटा इनटू f एट 1, और आपके पास फंक्शन क्या है कांस्टेंट, तो वैल्यू क्या आ गई 2 पाई आयोटा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/z का, 0। 0, आपको वैल्यू क्या मिली 0, और यहाँ से क्या आ रही है वैल्यू माइनस के 2 पाई। तो क्या ये वाला जो ऊपर वाला फंक्शन है ये इस गामा के ऊपर और गामा के अंदर एनालिटिक नहीं होना चाहिए, और जब यस गामा के सर। ऊपर गामा के अंदर भी एनालिटिक होगा तो जो डोमेन है मेरा ये कैसा हो जाएगा, फिर यहाँ पर सिंपली कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था देख लो। क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक फंक्शन दिया था fz इक्वल टू 1/z इंटू z माइनस वन, और जो डोमेन था वो था मॉड z ग्रेटर देन 1, और आपसे पूछा था कि रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0 बताओ कितना होगा। कैसे निकालते हो रेजिड्यू, तो सिंपल वे में, यदि आपके पास सिंपल पोल है तो रेजिड्यू कैसे निकालते हो, लिमिट z टेंड्स टू 0, हाँ z माइनस। z यस टेंड्स सर। टू z नॉट माइनस z नॉट इनटू fz, यहाँ से निकाला आपने लिमिट z टेंड्स टू 0, और यहाँ से आ गया fz, ये बच जाएगा आपके पास 1/z माइनस वन, यहाँ से आ गया माइनस, बट क्या एक्चुअल में यही होगा, क्या एक्चुअल में यही इसका रेजिड्यू होगा, इस क्वेश्चन को याद रखना, जब रेजिड्यू आएगा तब हम इसका रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर बात करेंगे कि यहाँ से क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो डोमेन दे रखा है, इस डोमेन में आप कोई भी कंटूर बनाओगे, उस कंटूर के अंदर ये दोनों की दोनों सिंगुलैरिटी आएंगे कि नहीं आएंगी, बोलिए।
यस सर, आ जाएंगी। चलो एक चीज और बताओ, एक तो तुमने करा मॉड जेड ग्रेटर देन 1 में, तो तुमने ऐसे निकाल दिया। यदि मैं मॉड जेड लेस देन 1 कर दूं, ये डोमेन D1 है, ये D2 है, तो अब क्या है, अभी तो इसके पास दो सिंगुलैरिटी थी, z इक्वल टू 0 और 1, जो दोनों आपकी किस में आएंगी, एक कंटूर में आ जाएंगी, ठीक है, और ऑलवेज आएंगी। जब मॉड जेड लेस देन 1 बनाओगे और ग्रेटर देन 0, तो ये क्या बनेगा, ये एनुलस बनेगा। इसके अंदर कितनी सिंगुलैरिटी आएंगी, इसकी एक ही आएगी कि नहीं, और वो भी क्या होगी, पोल। अब तुम कैसे डिसाइड करोगे कि जो रेजिड्यू है ये इस वाले डोमेन में निकला है कि दूसरे वाले डोमेन में निकला है। या डोमेन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जब हम रेजिड्यू निकाल रहे हैं। एनी आइडिया? चलो बस इतना जवाब दो, जब रेजिड्यू निकालते हैं तो उसमें डोमेन की इंपॉर्टेंस होती है या नहीं होती है? सर होती है। हम तो ऐसे निकालते हैं, हमें ये दे दिया फंक्शन और पूछा z इक्वल टू 0 पे सिंगुलैरिटी है, z इक्वल टू 1 पे है, तो हो गया पोल। और पोल है तो आपके पास सिंपल पोल मिल रहे हैं, तो रेजिड्यू आप कैसे निकालोगे, एक बार z हटा के, एक बार z-1 हटा के, और लिमिट रख देंगे। ऐसे ही करते हैं ना? यस सर। ठीक है, तो वहां पे ये बात करेंगे कि जब तुम z इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हो, z इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हो, तो बेसिकली वैल्यू तुम्हें कब दे रहा है, z इक्वल टू 1 पे काउंट कब होगा? क्या इस वाले केस में z इक्वल टू 1 पे रेजिड्यू काउंट करने की जरूरत है मुझे या नो नहीं? सर। यहाँ पे z इक्वल टू 0 से मिलेगा, और इसमें मुझे z इक्वल टू 1 और 0 दोनों पे करना है, तो क्या रेजिड्यू चेंज हो जाएगा इस वाले में, 0 के करस्पॉन्डिंग 1 के करस्पॉन्डिंग, और क्या इसमें चेंज हो जाएगा? आंसर है ठीक है। तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला का वहां पे डायरेक्ट यूज होगा कि जब आपके पास मल्टीपल सिंगुलैरिटीज मिलती हैं। अब ये है केवल और केवल एक पॉइंट के लिए, तो जब भी आपको एक से ज्यादा पॉइंट दिए जाएं ऐसे कि नीचे आपके पास आ गया, यहाँ पे एफ जेड तो आपके पास एनालिटिक ही है, यहाँ पे z-1 आ गया, z-2 आ गया, z-3 आ गया, अब कैसे करें यूज? सिंगल पॉइंट के लिए तो डायरेक्ट एफ के अंदर z0 रख देना था, तो फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे हम कॉशी इंटीग्रल, सॉरी कॉशी थ्योरम का यूज, जो कि मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन के लिए। तो हम कहेंगे कि ये जो आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, इस पे बना लो नॉन ओवरलैपिंग सर्किल। ये जो वर्ड है नॉन ओवरलैपिंग, ये भी इंपॉर्टेंट, आगे चल के आपको ये पता चलेगा कि कभी भी किसी क्लोज कंटूर के अंदर इनफाइनाइट सिंगुलैरिटी नहीं आ सकती। यदि इनफाइनाइट सिंगुलैरिटीज आ गई तो आप उसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। इंटीग्रेशन हमेशा निकाल सकते हो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज के, ठीक है। इसीलिए वो गिनती के तुम्हें पॉइंट देगा, कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 20, कभी ऐसा नहीं करेगा कि इनफाइनाइट पॉइंट दे दे, ठीक है। तो नॉन ओवरलैपिंग सर्किल ड्रॉ कर लोगे तो फिर आप कहोगे कि ये हो गया 1 के करस्पॉन्डिंग या 2 के या 3 के। 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा फंक्शन, 1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन होगा आपका एफ जेड अपॉन z-k2 इंटू z-3। बताओ ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है पहले वाले कंटूर पे? और जो पॉइंट है वो आपका उस कंटूर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो तुम्हारी जो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला है वो लगेगा इस पे C1 के लॉन्ग। जब C2 के लॉन्ग जाओगे तो क्या चेंज होगा, नीचे आ जाएगा z-2 और यहाँ चला जाएगा z-1। ये एनालिटिक है C2 में, तो फिर इस पे लगेगा कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। और जब आप थर्ड पे आ जाओगे तो यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला वहां पे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है जी। फिर जब हम हायर ऑर्डर में जाते हैं तो हायर ऑर्डर के लिए ये आपके पास एक फॉर्मूला आता है कि यदि z-z0 की पावर यहाँ पे 2 दे दी जाए तो अब की बार इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा f'(z0) के। फिर यहाँ पे पावर 3 दे दी जाए तो ये हो जाएगा f'(z0) डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल के। यदि यहाँ पे n+1 दे दिया जाए तो ये हो जाएगा fn डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, करेक्ट है। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि एफ जेड के एनालिटिक होने से
उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव, फिर उसका थर्ड डेरिवेटिव, फिर फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, मतलब फंक्शन इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, जैसे 1/z² का किसी भी कंटूर के लिए निकाल लो आप, जिसके अंदर 0 आ रहा है, तो आप कंटूर क्या लेकर चल रहे हो, ये देखो यहाँ पे हेल्प ये कर देता है। जब तक कंटूर की बात नहीं थी, आपको कंटूर का आइडिया नहीं था, ठीक है, तो फिर हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन थी। z = r e⁻θ में आराम से कर सकते थे, बट तुमने कुछ बना के दे दिया तो फिर नहीं कर पाएंगे। फिर आपके पास कॉशी थ्योरम आई मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन के लिए, उसने तुम्हें हेल्प करी कि तुम छोटे छोटे अंदर सर्किल बना दो। अब ये जो थ्योरम सारी है, ये आपको उससे भी फ्री कर रही है। जैसे 1/z² है, अब तुम मुझे कोई भी कंटूर दे दो, नो मैटर, यदि 0 इसके अंदर आएगा तो क्या कह रहा है क्वेश्चन इंटीग्रल फॉर्मूला, आप ये देख लो 0 का ऑर्डर है क्या। तो यहाँ से कितने ऑर्डर का मिला, 2। तो यदि पावर यहाँ पे 2 है तो वो किसके बराबर वैल्यू देगा, 2πi f'(0) के, और फंक्शन आपके पास क्या हुआ, 1, उसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 0, तो 2πi × 0 क्या होगा, हमेशा 0। क्लियर है सभी को। तो z की पावर 2 या फिर उससे बड़ी कोई भी पावर आ जाए तो आपके पास इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा कि नहीं, करेक्ट है। दो ही काम हो सकते हैं, या तो कंटूर में होगा तो भी 0, और कंटूर में नहीं हुआ तो भी 0, तब एनालिटिसिटी से 0। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉशी इनइक्वालिटी। मोरेरा थ्योरम अभी आगे आएगी, वो क्या बताती है। हमारे पास कोई fz फंक्शन दिया हुआ है, अब जब देखो कोई भी थ्योरम तुम्हें मिल रही है तो उसके स्टेटमेंट में जितनी भी चीजें उसने मेंशन करी हैं उन्हें आप कैसे यूज करोगे ये पता होना चाहिए। उन वाली चीजों में से एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। जैसे fz को उसने एनालिटिक कहा इनसाइड एंड ऑन अ सर्किल C ऑफ रेडियस r एंड सेंटर्ड एट z = a। तो फिर उसने कहा कि mod fn a is less than m into n factorial divided by r to the power n, where what is m, n की बात हमें यहाँ से पता चल गई, n आपने जो लिखा है ये भी पता चल गया, r हमें पता चल गया कि ये रेडियस है, a हमें पता चल गया सेंटर है, तो ये m कहाँ से आया। नेक्स्ट उसने कहा है where m is a constant such that function is bounded by m। अब ये लेस देन भी हो सकता है और लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो फिर वो बोलता है कि यहाँ पे m आएगा या n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r टू द पावर n। इज इट क्लियर टू एवरीवन। इसकी हेल्प से हम प्रूव करते हैं लिवोलिस थ्योरम। लिवोलिस थ्योरम में वो बोलता है कि यदि आपके पास कोई फंक्शन एंटायर है, बाउंडेड है, तो वो कांस्टेंट होगा। अब किसी फंक्शन को कांस्टेंट दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, और वो भी डोमेन पे। डोमेन कैसा, सिंपली कनेक्टेड, सॉरी डोमेन कैसा है, ओपन एंड कनेक्टेड। ठीक है, यदि डेरिवेटिव 0 है तो क्या आप ये कह सकते हैं किसी डोमेन पे, यदि डेरिवेटिव 0 है किसी एनालिटिक फंक्शन का तो फंक्शन कांस्टेंट ही होगा। कह सकते हो या नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। क्या जरूरी है, कनेक्टेडनेस। ठीक है, आपने मुझे ये ओपन डिस्क दे दी, ये दे दी, यहाँ पे 1 डिफाइन करा, यहाँ पे 2 डिफाइन करा, इस पे भी डेरिवेटिव 0 है, इस पे भी डेरिवेटिव 0 है, तो ये जो आपने सेट डिफाइन करा इस पे भी डेरिवेटिव 0 हो गया, बट क्या फंक्शन कांस्टेंट हुआ, नहीं हुआ जी। बट यदि मैं आपको कनेक्टेड दे दूं तब क्या होगा, कांस्टेंट। तब आपके पास कांस्टेंट ही मिलेगा। तो अभी तक मेरे पास सबसे बढ़िया तरीका है कि यदि आप मुझे कोई डोमेन दे रहे हो तो वो ओपन एंड कनेक्टेड है, उस पे आपको फंक्शन कांस्टेंट दिखाना है तो डेरिवेटिव 0 दिखा दो। तो डेरिवेटिव 0 दिखाई कैसे, उसके लिए हम यूज करेंगे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला ने बताया क्या, पहले इसकी बात कर लें। वो बोलता है कि आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन है किसी सर्किल और सर्किल के अंदर,
मतलब बात है सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर कोई सर्किल दे रहे हैं, या मल्टीपली कनेक्टेड के अंदर भी हो तो सर्किल और सर्किल के अंदर तो एनालिटिक होना ही चाहिए। आप कभी भी सिंगुलरिटी के अराउंड सर्किल नहीं बना के चलेंगे। सर्किल की रेडियस r है और सेंटर a है, तो सेंटर पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन का बाउंड इनटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रेडियस की पावर n। इससे ज्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। अब इसे हम लिवोलिज में कैसे यूज करते हैं? आपने कहा एफ जेड बाउंडेड है तो आपके पास एक एम मिल जाएगा। आपने कहा एंटायर है, एंटायर होने से क्या होगा? अब आप मुझे किसी भी पॉइंट पे जेड नॉट आर्बिट्रेरी पॉइंट और किसी भी रेडियस का सर्किल दे सकते हो कि नहीं दे सकते? हर रेडियस के सर्किल के लिए आपके पास जो एफ जेड होगा वो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, कि एफ डैश जेड नॉट का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू m इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r टू द पावर 1। सही बात है या नहीं? Yes, ठीक है। sir. यस सर। क्योंकि हम हैं एंटायर, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और जब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो क्या इस आर पे कोई रेस्ट्रिक्शन रहेगी कि यहाँ से आगे नहीं जा सकती? No, बोलो। sir. यू कैन टेक एज लार्ज एज पॉसिबल, और जैसे जैसे आप आर को लार्ज करते जाओगे इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी? m अपॉन आर की, ट्रेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, राइट। और आप यहाँ पे क्या कह रहे हो? आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि जो मॉडुलस है वो तो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा। लेट अस से कि ये वाली वैल्यू जा रही है आपकी जीरो की तरफ, तो क्या इसकी वैल्यू नॉन जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती? बस इतना बता दो। तुम कहोगे इसकी वैल्यू तो सर जीरो नहीं जा रही, जीरो नहीं हो रही है, इक्वल टू जीरो हो जाए तो आप यहाँ से डायरेक्ट कह दोगे कि एफ डैश जेड नॉट आपके पास जीरो मिल गया, तो जी यहाँ से मुझे एफ जेड नॉट कॉन्स्टेंट मिल गया, और जेड नॉट आर्बिट्रेरी है तो फिर एफ जेड भी कॉन्स्टेंट मिल गया। बट क्या इसकी वैल्यू एग्जैक्टली जीरो हो सकती है या नॉन जीरो भी हो सकती है? एग्जैक्टली जीरो होगी सर अगर टेंड कर रहे हैं तो। क्यों? नॉन जीरो होने में समस्या क्या हो जाएगी? बोलो, जल्दी से जवाब दो। नॉन जीरो होने में क्या प्रॉब्लम होगा? सर आर टेंड्स टू जीरो जा रहा है ना, तो R आर tends टेंड्स to टू इन्फिनिटी जा रहा है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं। और कोई बताओ। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने? क्या कहता है वो? सर यदि आपने मुझे कोई भी पॉजिटिव नंबर दिया तो आप उससे पीछे एक और पॉजिटिव नंबर बता सकते हो कि नहीं जो उससे भी छोटा हो? यस सुनो। यस सर। Yes, यस सर। sir. लेट की वैल्यू हुई अल्फा, और अल्फा कैसा है? अल्फा है नॉन जीरो। और m अपॉन r की वैल्यू क्या है आपकी? m अपॉन r की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, राइट। तो r आप मुझे ऐसा नहीं बता सकते जिससे कि ये जो अल्फा है ये बड़ा हो जाए m अपॉन r से। बता सकते हो कि नहीं? क्योंकि जो m यस अपॉन सर। r की वो रियल में कहाँ जा रही है, क्योंकि ये भी रियल है और ये भी रियल है क्योंकि मॉड लग गया। तो आप कह रहे हो कि m अपॉन r की वैल्यू जा रही है जीरो की तरफ, और जितना क्लोज कर सको उतना क्लोज। आपने कहा कि f डैश जीरो कहीं नॉन जीरो वैल्यू लेगा। अब नॉन जीरो लेगा तो मॉड है तो जीरो के राइट में लेगा। अब जीरो के राइट में चाहे उसने यहाँ पढ़ ली, यहाँ पढ़ ली, यहाँ पढ़ ली, यहाँ पढ़ ली, कहीं पर भी ली, एक समय के बाद तो m अपॉन r उससे पीछे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए। और जब m अपॉन r उससे पीछे आ गया तो वो तो कह रहा था कि f डैश जीरो का मॉडुलस तो छोटा होना चाहिए, आपका जो अल्फा है वो तो बड़ा हो गया m अपॉन r से, तो क्या फिर ये अल्फा कभी नॉन जीरो वैल्यू ले सकता है? No, sir. तो यहां से क्या पता चला? आपके पास जब
अब आप ये कहेंगे कि टेकिंग लिमिट r tends to infinity, you can take as large as possible this mod f dash z naught, ये आपके पास आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, और f डैश z 0 हुआ तो f z कैसा हो गया आपके पास कांस्टेंट, क्योंकि z नॉट क्या है आपके पास आर्बिट्रेरी। राइट, इसी का यूज करते हुए आपके पास मिलती है एक्सटेंडेड लिबोलिस थ्योरम। क्या कहती है एक्सटेंडेड लिबोलिस? दो तरीके से एक्सटेंडेड लिबोलिस आएगी। पहला मेथड बता रहा हूं, आप बोलते हो कि यदि मेरे पास कोई एफ जेड लेस देन इक्वल टू अल्फा मॉड जेड की पावर एन मिलता है for all z belongs to complex plane, then fz is a polynomial of degree at most n। सही बात है ना? या यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि कुछ भी, चलो n लिख दो, यहाँ पे आप कह दो फ्लोर फंक्शन, ऐसे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। सपोज करो 1.5 लिखा है तो 1 डिग्री तक का मिलेगा, 2.3 लिखा है तो 2 डिग्री तक का मिलेगा, 2 से ज्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट इंटीजर लेकर ही बता रहा हूँ कि n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे दे रखी है, तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। अभी अभी आप ये कह रहे थे कि हमारे पास बेसिकली हमें निकालना है कि ये मिलेगा पॉलिनोमियल। कैसे क्लेम करूं कि ये पॉलिनोमियल मिलेगा? बोलो, किसी फंक्शन को पॉलिनोमियल क्लेम करने का क्या तरीका है? बताओ भाई। नहीं पता? तो पता नहीं रहे हो तुम मुझे। सर एक ऑर्डर के बाद सारे डेरिवेटिव 0 हो। हाँ, यदि तुम्हें नहीं पता तो मुझे बताने में मजा आएगा, और यदि तुम्हें पता है और फिर तुम चुप बैठे हो तो तुम कर रहे हो मक्कारी, फिर मेरा कोई एक्साइटमेंट नहीं है बताने। ठीक है, तो एफ जेड आपके पास यदि पॉलिनोमियल मिलेगा तो एक टाइम के बाद इसका डेरिवेटिव 0 होगा। बिल्कुल जैसे अभी हम डेरिवेटिव से कांस्टेंट कहा था, डेरिवेटिव 0 होने से बिल्कुल उसी अप्रोच में हम चलेंगे। यदि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा तो आपके पास n+1th z0 मिलेगा कि नहीं? या मैं ऐसा कह दूं कि किसी फंक्शन का n+1th ऑर्डर डेरिवेटिव सभी z के लिए 0 हो रहा है, तो जैसे तुम डेरिवेटिव 0 होने से उससे प्रीवियस वाला फंक्शन कहते हो कि कांस्टेंट होगा, तो तुम यहाँ से ऐसा नहीं कहोगे कि एफ एन जेड आपके पास कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि एफ एन का फर्स्ट डेरिवेटिव है fn+1। राइट, और फिर यहाँ से आप क्या करोगे? इसका इंटीग्रेशन करना शुरू करोगे, आपके पास क्या मिल जाएगा? n डिग्री का पॉलिनोमियल मिल जाएगा कि नहीं, अप टू n डिग्री, क्योंकि मुझे नहीं पता कि c 0 है कि नॉन जीरो। अब यहाँ पे हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएं। fn+1 किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट z0 पे लिया, इसे निकाल रहे हैं, ये कितना आएगा? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर गामा, यहाँ से आएगा आपके पास fz डिवाइडेड बाय z माइनस z0 की पावर कितनी होगी? यदि यहाँ पे n+1 है n +2, तो यहाँ पे क्या होगा? n+2 फैक्टोरियल। राइट, और यहाँ से आएगा dz। मुझे निकालना है मोड, तो मैंने लगाया। बहुत ध्यान से समझ लेना, प्रूफ मिलेगा नहीं तुम्हें किसी बुक में। 1/2 पाई, यहाँ से आ गया आपके पास n+2 फैक्टोरियल। साथ में जब इंटीग्रेशन के अंदर मॉडुलस लेकर जाऊंगा तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। यस, ये वाली इनइक्वालिटी याद है या नहीं? यस सर। तो यहाँ आ जाएगा मॉड डी से। फिर एफ जेड को आपने कहा है कि ये तो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस वाली इनइक्वालिटी से बाउंड है, तो फिर जब गामा है तो वो भी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ही है। ठीक है, और ये जो गामा है ये भी z0 के अराउंड में लेकर चल रहा हूँ सर्किल। ठीक है, तो यहाँ पे इसे मान लो तुम z माइनस z0 की पावर r, सॉरी मॉड z माइनस z0 इज इक्वल टू r, दिस इज योर गामा। हाँ जी,
तो यहाँ पे आपने मॉड एफ जेड की जगह ये रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसे n प्लस 2 को भी इधर ही ले आओ लेफ्ट में, नहीं n प्लस 2 थोड़ा आएगा, n प्लस 1 n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसे यहाँ से हटा दो, तो यहाँ आ गया 1 और मॉड एफ जेड की जगह आपने रखा ये, तो आपके पास मिला मॉड अल्फा, तो आपके अल्फा ही आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से मॉड जेड की पावर n डिवाइडेड बाई मॉड जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस 2, और यहाँ से आ गया मॉड डी जेड। सही है जी? यस, यहाँ तक ठीक है। अब इससे आगे लेस देन इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 पाई। जब हम ये कर रहे हैं मॉड जेड माइनस जेड नॉट की पावर r कर रहे हैं, सॉरी मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r, तो यहाँ पे मैं कैसे करूँ, फिर से मैंने यहाँ पे मॉड जेड माइनस, मैं निकाल रहा हूँ मॉड जेड की पावर n की वैल्यू, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मॉड जेड माइनस जेड नॉट और प्लस के जेड नॉट पावर n लेस देन इक्वल टू करा, तो क्या हो जाएगा, मॉड जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस के मॉड जेड नॉट की पावर n। सही है जी? इज इट क्लियर? यहाँ तक ठीक है? जो ये मॉड जेड नॉट है ये कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, तो आप क्या कह दोगे कि ये जो वैल्यू है जेड प्लस जेड नॉट, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया इंटीग्रेशन मॉड जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस के मॉड जेड नॉट की पावर n डिवाइडेड बाई मॉड जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस 2। अब इसे यहाँ से आपने डिवाइड कर लिया, तो पहले आ गया आपके पास 1 अपॉन मॉड जेड माइनस जेड नॉट की पावर 2, और यहाँ से आ गया यहाँ से आया मॉड जेड नॉट की पावर n डिवाइडेड बाई मॉड जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस 3, यहाँ से मॉड डी जेड। ठीक है, आपने इंटीग्रेशन मॉड डी जेड की वैल्यू निकाली है, कितनी आती है, किसी कर्व के अलोंग जा रहे हो आप, तो मॉड डी जेड का इंटीग्रेशन क्या था, याद है नहीं है, dr लेंथ ऑफ द कर्व। ठीक है, जो भी आपके पास कर्व है उसकी लेंथ आ जाएगी, सर्किल है तो 2 पाई करके आ जाएगा, स्क्वायर है तो वहां से आपके पास 4 इंटू साइड आ जाएगा, और यदि आपके पास 4 कोई सा कर्व है तो उसकी आप लेंथ निकाल लोगे, सरकमफेरेंस निकाल लोगे वहां से। ठीक है, पेज थोड़ा छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं। जहां पे अब क्योंकि मैं कर रहा हूँ गामा की अलोंग, तो मॉड जेड माइनस जेड नॉट जहां पर है वहां पे आर रख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस सर। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास आर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास आर टू दी पावर n और प्लस के 2। ठीक है, आर जा रहा है आपके पास इन्फिनिटी की तरफ, n तो आपके पास फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से, और अभी मॉड डी जेड की भी वैल्यू लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे आ रहा हूँ, तो लेस देन इक्वल टू यहाँ मिलेगा अल्फा अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ से मॉड डी जेड से, अच्छा अब ये 1 अपॉन आर स्क्वायर आपका यहाँ से बाहर आ गया, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा मॉड जेड नॉट की पावर n डिवाइडेड बाई आर टू की पावर n प्लस 2। ठीक है, और इंटीग्रेशन मॉड डी जेड उससे आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ से आपने इसे सॉल्व करा, एक आर से यहाँ से आपका एक आर कैंसिल, यहाँ से आपके पास बच गया ये। अब बताओ n टेंस टू सॉरी r टेंस टू इंफिनिटी पे ये कहाँ जाएगा, ये वाली क्वांटिटी r टेंस टू इंफिनिटी पे कहाँ पर अप्रोच करेगी, 0 पर जाएगी या नहीं, 0 पर।
ये वाली क्वांटिटी भी 0 पर जा रही है, ये वाली क्वांटिटी भी 0 पर जा रही है। जो आपके पास Z0 है वो आपके पास एक फिक्स नंबर है, ठीक है, आर्बिट्रेरी कोई भी लेकर चलेंगे तो फाइनाइट ही रहेगा। n आपके पास फिक्स है, वेरी कौन कर रहा है, r। तो बिल्कुल सेम लॉजिक से जो अभी हमने यूज करा था क्वॉशी इनइक्वालिटी में, लिगोलिस थ्योरम में, तो यहाँ से मेरे पास fn प्लस 1 Z0 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 के बराबर। अब यदि ये 0 के बराबर आ रहा है तो आपके पास n प्लस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा है 0, तो आपके पास फंक्शन क्या मिल गया, अप टू n डिग्री पॉलिनोमियल। अब आपको ये बताना है अप टू n डिग्री पॉलिनोमियल में वो एग्जैक्टली n का मिलेगा या n से छोटा भी मिल सकता है, बताओ। मिल सकता है सर। छोटा भी मिल सकता है, चलो इसमें भी बता देते हैं। तुमने मुझे यहाँ से दिया मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू अल्फा मॉड जेड की पावर n। पहले ये बताओ अल्फा आपके पास कैसा है, 0 या नॉन 0? यदि अल्फा 0 ले लिया तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। आपके पास मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल टू 0 कह रहे हो तो वो 0 ही होगा, अल्फा हम कह रहे हैं नॉन 0, ठीक है। तो अब जो आपने पॉलिनोमियल निकाला वो आपने कह दिया a0 प्लस के a1z एंड अप टू सो ऑन an(z) की पावर n, यहाँ पे मॉडुलस लेस देन इक्वल टू अल्फा मॉड z की पावर n। जब ये सभी के लिए ट्रू है, z बिलोंग्स टू c के लिए, तो z इक्वल टू 0 के लिए भी ट्रू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल्दी से हाँ करते रहो, कहीं पे ना समझ में आए तो ना कर देना। यस, जब z इक्वल टू 0 रखोगे तो इधर से क्या बचेगा, इधर से बचेगा आपका मॉड a0 लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 0। a0 क्या होगा, 0। 0। a0 यहाँ से गायब। अभी जब ये सभी z के लिए होल्ड कर रहा है तो इधर से अब आप z कॉमन ले सकते हो कि नहीं, यस सर। एक और z आपका बाहर आ गया, ठीक है, और यहाँ से आपके पास एक एक पावर कम हो जाएगी तो यहाँ पर आ गया n-। अब जब ये सभी z के लिए कर रहा है तो z इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, और z नॉन जीरो के लिए भी। जब z नॉन जीरो के लिए करोगे तो मॉड z से इसकी एक पावर रिड्यूस कर सकते हो कि नहीं, यस सर। कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से तुम्हारा मॉड z हट गया। अभी भी ये z इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा कंडीशन, करेगा। यस सर। ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसे लेफ्ट में लेकर आ जाओ और उसके बाद आप आओ, ठीक है। लेफ्ट में लेकर आने से होगा नहीं, लेफ्ट में लेकर आने से यहाँ, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास अब की बार हो जाएगा a1 भी 0 हो जाएगा सेम अप्रोच से, और इसी तरह से चलते रहोगे तो क्या हो जाएगा, a1 a2 सबसे लास्ट में बचेगा यहाँ पे an, और an की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड an लेस देन आ जाएगा अल्फा से। तो यहाँ से आपके पास जो पॉलिनोमियल मिलेगा fz वो मिलेगा a z की पावर n, जहां पे जो a का मॉडुलस है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू अल्फा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? आप यस ऐसा भी सर। समझो, जब ये वाला फंक्शन 0 होगा तो ये वाला फंक्शन 0 होगा कि नहीं होगा, या सुनो, यदि ये वाला फंक्शन 0 है तो ये भी 0 होगा। और इसे तुम ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, z की पावर n का मॉडुलस, जो z की पावर n है उसके पास कितनी 0, n 0 है कि नहीं है? यस तो सर। मेरे पास क्या होगा, इस वाले फंक्शन के पास भी इतनी 0 तो मिलेंगी ही मिलेंगी एटलीस्ट, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास कुछ और 0 भी मिल जाए, जैसे fz को आप 0 ले लो तो इसके पास कितनी 0 हो गई, इनफाइनाइट हो गई कि नहीं। बट ऐसा नहीं हो सकता कि fz z की पावर n से कम 0 रख ले, समझ में आई बात, फिर वो फॉर ऑल z के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस वाली सिचुएशन में जब आपके पास फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स है तो ये बनेगा आपके पास n डिग्री का पॉलिनोमियल,
और एक आती है दूसरी कंडीशन कि फॉर ऑल z such that mod z greater than 1 या greater than 2 या greater than 3 या mod z greater than 0, ऐसे mod z greater than equal to r और r आपके पास कैसा होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं अप टू n डिग्री। क्यों बोलते हैं अप टू n डिग्री? क्योंकि जो मुझे वो कंडीशन मिलेगी वो मिलेगी mod z greater than equal to r पे, और mod z greater than equal to r में z equal to 0 रखना परमिसिबल नहीं। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। जो इनइक्वालिटी है ये इस वाले पार्ट के लिए होल्ड कर रही है। जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो भी मुझे इसमें मिलेगा। फिर मैं उसे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे स्विच कर सकता हूँ? आगे चलेंगे तो आइडेंटिटी थ्योरम बताएगी। यदि आपके पास कोई दो फंक्शन एनालिटिक हैं ऑन द सेम डोमेन, और यदि छोटे से पार्ट पे भी तुम्हें एक फंक्शन के बारे में पता चल जाता है, तो जो दूसरे वाला फंक्शन है जो f के बराबर हो रहा था वो उस छोटे से पार्ट पे यदि बराबर हुआ तो पूरे के पूरे डोमेन इक्वल हो जाए। तो वहां से हम इसे एक्सटेंड करके कह सकते हैं कि जो अप टू n डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में मिल जाए। समझ में आ गई जी बात? ठीक है, अब इधर की तरफ वो आपको कुछ एक ऐसी कंडीशन भी लिख कर दे सकता है, जैसे वो आपको लॉग लिख के दे देता है यहाँ कि mod ऑफ fz इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया 2 log mod z। अब इसे कैसे करें हम? ये तो पॉलिनोमियल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी आपको लॉग में दिया जाए, पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का रूल है, जब भी आपको लॉग में कोई फंक्शन रिलेट करके दिया जाए और फिर उस पर बात कर रहा हो, तो आप फिर e टू दी पावर f से उसके करस्पॉन्डिंग बात करोगे। यदि आपके पास fz एनालिटिक या एंटायर है तो e टू दी पावर fz भी एनालिटिक एंड एंटायर बना रहेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे e टू दी पावर fz। जब fz का मॉडुलस ये वाला दे रखा है उसने कि इससे लेस देन इक्वल टू है, तो इस पे बताओ जरा क्या कंडीशन हो। e टू दी पावर मॉड e टू दी पावर fz, e टू दी पावर u मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। यस सर। ऐसे ही लगा दो, e टू दी पावर u ही मिलेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल में तो नेगेटिव नहीं है। और जो u है वो, हाँ u है, ये है u क्या है? ये है रियल पार्ट ऑफ f का जो मॉडुलस है, इट इज लेस देन इक्वल टू मॉड f और नॉट। यस सर। ठीक है, और जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ f इज लेस देन इक्वल टू मॉड रियल पार्ट ऑफ f। यस सर। ठीक है, तो इस पर हम यही कंडीशन लगाएंगे कि e टू दी पावर u, अब ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो मॉड रियल पार्ट कैसा रहेगा? लेस देन इक्वल टू e टू दी पावर fz। e टू दी पावर रियल पार्ट का मॉडुलस क्या रहेगा? लेस देन इक्वल टू e टू दी पावर मॉड fz। और मॉड fz किससे बाउंडेड है? इससे। तो फिर से लेस देन इक्वल टू e टू दी पावर 2 log mod z। अब बताओ क्या बन जाएगी? मॉड z स्क्वायर बन गया कि नहीं? कौन? यस सर। e टू दी पावर z का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू हो गया मॉड z स्क्वायर, और ये तो आपका पॉलिनोमियल टाइप का है। तो बताओ ये वाला एंटायर फंक्शन क्या बना कर देगा तुम्हें? एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बना कर देगा कि नहीं? अप टू 2 डिग्री, करेक्ट है? तो gz क्या होगा? gz होगा अप टू 2 डिग्री पॉलिनोमियल। अब जो e टू दी पावर f है, क्योंकि gz तो क्या है? e टू दी पावर fz है, तो कैसे ओपन होगा? 1 प्लस के fz प्लस के f स्क्वायर z डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। यदि f के अंदर एक बार भी z आ गया तो फिर बताना इस वाले एक्सप्रेशन में कितनी बार z दिखाई देगा? इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम, राइट? और वो कह रहा है कि gz तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो यदि इसमें z दिखाई दिया तो ये पॉलिनोमियल बनेगा कभी? नहीं। ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो फिर ये क्या आएगा? ये आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट।
कि आपके पास जो e टू दी पावर एफ जेड है, जी जेड है, वो मिलेगा आपको कांस्टेंट। और जब जी जेड कांस्टेंट है तो e टू दी पावर एफ जेड में एफ जेड क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा, वो भी कांस्टेंट। वो भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि एफ जेड मेरे पास कांस्टेंट ही है। समझ में आई बात? यस सर। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास रियल में एक इनइक्वालिटी रहती है, उसे यूज करके यहाँ पे यूज करना शुरू करते हैं। कैसे? कि जो मेरे पास log x है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू x रहता है, पॉजिटिव। x तो आप पॉजिटिव ही लेकर चलते हो, करेक्ट? तो इस वाली इनइक्वालिटी से इसे रिप्लेस कर दें। इसे रिप्लेस कर दें तो जवाब किसके लिए मिलेगा? यहाँ से 2 mod z के लिए। ठीक है, फिर लोग इसमें क्या करते हैं कि जी इसकी पावर 1/2 कर दो और यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तभी तो 1/2 नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी जी पावर और छोटी कर लो और यहाँ पे आपके लिए ये x की पावर 1/n ऐसे काम कर जाएगा। तो यहाँ पे आप कहोगे कि 2 × 2 4 और यहाँ पे आ जाएगा फिर पावर 1/2। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 0 बन जाएगा। तो फिर आप कांस्टेंट कह सकते हो। अब यहाँ से तो कांस्टेंट मिल जाएगा, बट यदि तुमने रिप्लेसमेंट यही वाला करा बस, तो क्या यहाँ से मिलेगा? नहीं, यहाँ से आपको जवाब मिलेगा कि f आपके पास अप टू 1 डिग्री पॉलिनोमियल है और वो जवाब इसके लिए मिलेगा। इसके लिए तो सेटिस्फाई करेगा वो जवाब इसके लिए हो ऐसा जरूरी नहीं। तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई बड़ी कंडीशन इम्पोज करके आंसर नहीं मिले, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में इस तरह की गलतियां करी गई। तो जी कॉची थ्योरम आपकी हो गई, निगोलीज हो गई। ठीक है, एंटायर प्लस बाउंडेड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अभी इस पे कुछ और भी रिजल्ट देखते हैं। उसने कहा है कि एफ जेड आपके पास एंटायर है प्लस बाउंडेड है, तो आपने कहा कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एंटायर दे दिया जाए प्लस नॉन कांस्टेंट दे दिया जाए तो कैसा होगा? वो अनबाउंडेड होगा। इसे भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करा जाता है कि नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन आर अनबाउंडेड। ठीक है, और दूसरा क्या कहें हम? ठीक है, क्योंकि एंटायर फंक्शन के लिए ही बात है। अब मुझे एक चीज बताना, ये तो समझ में आया कि आपके पास यदि नॉन कांस्टेंट दूं मैं प्लस एंटायर दूं, तो जो भी आप मुझे एफ जेड दोगे और जब आप पूरे कॉम्प्लेक्स पेन की इमेज निकालोगे तो ये कैसी मिलेगी? अनबाउंडेड, करेक्ट? यस सर। बट ये बताओ, जब आपके पास नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन हो तो बाउंडेड सेट को कहां पर लेकर जाएगा और अनबाउंडेड बाउंडेड। को कहां पर लेकर जाएगा? बोलो, बाउंडेड को तो बाउंडेड बाउंडेड पे लेके जाएगा, अनबाउंडेड को बाउंडेड पर भी और अनबाउंडेड किसी पे भी ले जा सकते हैं। बाउंडेड को बाउंडेड पे लेकर जाने का रीजन? जब ये कोई बाउंडेड सेट होगा और आपके पास पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ रहा है, तो ये बाउंडेड सेट किसी कॉम्पैक्ट सबसेट का सबसेट बन जाएगा कि नहीं? बोलो। और जब आपके पास ए सबसेट हो बी का, तो इमेज ऑफ ए बी इमेज ऑफ बी में जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो। यस सर। आपके पास ए बाउंडेड है और बी आपके पास कॉम्पैक्ट है, और मुझे क्या पता है, जब आपके पास एंटायर फंक्शन है तो वो एनालिटिक है, एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट को कहां पर मैप करते हैं? कॉम्पैक्ट पे। तो एफ बी क्या होगा? कॉम्पैक्ट। और एफ ए उसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो क्या एफ ए अनबाउंडेड हो सकता है?
कैसा होगा, हमेशा बाउंडेड होगा। फंक्शन आपके पास चाहे कुछ भी दिया हो, चाहे साइन जेड हो, चाहे e⁻z हो, चाहे पॉलिनोमियल हो, चाहे cos z हो, चाहे कुछ भी फंक्शन दिया आपने मुझे, इनके कॉम्बिनेशन से बना देना, तो भी मुझे बाउंडेड की इमेज कैसी मिलेगी, बाउंडेड। अनबाउंडेड की इमेज आपको अनबाउंडेड मिल सकती है और बाउंडेड भी मिल सकती है। यदि अनबाउंडेड की इमेज बाउंडेड मिली तो क्या आपके पास एंटायर फंक्शन पॉलिनोमियल हो सकता है? पॉलिनोमियल, नहीं। पॉलिनोमियल का एक बिल्कुल सिंपल रूल क्या है कि वो किसी भी बाउंडेड सेट को तो बाउंडेड पर ही लेकर जाएंगे और अनबाउंडेड को वो अनबाउंडेड पर ही लेकर जाएंगे। यदि अनबाउंडेड को अनबाउंडेड पर लेकर जा रहा है तब मुझे पॉलिनोमियल ही मिल रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट पॉलिनोमियल मिल रहा हो तब कंफर्म है कि अनबाउंडेड अनबाउंडेड पे जाएगा। और यदि अनबाउंडेड बाउंडेड पर जा रहा है तो तब ये भी कंफर्म है कि एफ आपके पास नॉट अ पॉलिनोमियल होगा। जैसे साइन जेड, साइन जेड आपने दिया मुझे, पूरी रियल लाइन की इमेज क्या आती है, बाउंडेड आती है कि नहीं आती? जब जेड को आप रियल लाइन ले लोगे, रियल लाइन अनबाउंडेड है, आपको मिलेगा मॉड साइन एक्स मिल जाएगा। साइन एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 मिलेगा कि नहीं? यस सर। हाँ जी, ठीक है ना। तो अनबाउंडेड यदि बाउंडेड पे जा रहा है तो ये क्लियर है कि फंक्शन आपका पॉलिनोमियल नहीं, ठीक। और क्या कहेंगे आप, e⁻z है, उसमें भी आप देख सकते हैं। सर जब फंक्शन एंटायर नहीं हो तब भी बोल सकते हैं क्या कुछ? नहीं, तब तो नहीं बोल सकते। ये लो fz आपके पास 1/z-1 है, मॉड z लेस देन 1। एनालिटिक है या नहीं अपने डोमेन? यस सर। आपके पास डोमेन बाउंडेड है या नहीं? बाउंडेड है। बट क्या ये फंक्शन f मॉड z-1 की इमेज बाउंडेड देगा? नो सर, बाउंड्री पर। ठीक है। ठीक कुल है। मिला के बात ये है, कहीं पर भी चाहे आप रियल में हो चाहे कॉम्प्लेक्स में हो, यदि आपको मैं एक बाउंडेड सेट दे रहा हूं और उसकी जो इमेज है वो अनबाउंडेड आ रही है, तो क्लियर सी बात है इस बाउंडेड सेट के किसी मेंबर पे तो उससे सिंगुलैरिटी नहीं होगी या डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, राइट। बट फिर भी इस बाउंडेड सेट में मुझे कोई एक ऐसी सीक्वेंस मिल रही होगी जो ए की तरफ कन्वर्ज कर रही है, और ए क्या है, लिमिट पॉइंट, या यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के लिए बात कर रहे हो तो zn, और fzn कहाँ जा रहा होगा, fzn जा रहा होगा इन्फिनिटी की तरफ। सिंपल सी बात है ना, बाउंडेड सेट अनबाउंडेड पे जाकर मैप हो रहा है तो कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा होगा जिसके नेबरहुड में जाते हुए फंक्शन कहाँ पहुंच रहा है, इन्फिनिटी पे। यस सर। और जब फंक्शन इन्फिनिटी पे पहुंचे इवन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो फिर आप क्या कहोगे, उसके पास सिंगुलैरिटी होगी ही होगी। अब वो दो तरीके से हो सकती है, या तो होगा पोल या फिर होगी असेंशन। अब वो किस स्पीड से जा रहा है, आपने कहा कि वो रैपिडली इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है, दाएं बाएं कहीं नहीं जा रहा, तो फिर आपके पास पोल मिलेगा। और आपने कहा कि वो सर ये सिंगुलैरिटी बाउंड्री पर ही होगी हमेशा। बिल्कुल, या तो बाउंड्री के बाद होगी। यदि आपने ये कहा कि डोमेन की इमेज अनबाउंडेड मिली, तो सिंपल सी बात है ना, डोमेन की बाउंड्री पर ही होगी, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये तभी तो मिलेगी। यदि बाहर मिल रही हो आपके पास सिंगुलैरिटी तो फिर मुझे क्या दिक्कत है, फिर तो आप इवन ये भी कह सकते हो बाउंड्री पे सिंगुलैरिटी नहीं हुई तो आप बाउंड्री पे उसे कॉन्टिन्यूसली डिफाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर। और जब कॉन्टिन्यूसली डिफाइन कर सकते हो तो बाउंड्री तो कैसी है, कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट आएगी कि नहीं? यस सर। और इवन अंदर वाले पॉइंट्स भी तुमने सारे इंक्लूड कर रखे हैं तो ये कॉम्पैक्ट सेट नहीं बन जाएगा पूरा, तो कॉम्पैक्ट की इमेज आएगी कॉम्पैक्ट, तो फिर हाँ। क्या होगा, होगी सिंगुलैरिटी कहीं यहाँ पर। बट यदि बाउंड्री पर आ जाएगी
तब आप उसे बाउंडेड पे नहीं भेज सकते जब तक वो रिमूवेबल ना हो। ठीक है, ठीक है सर। जैसे कल हमने बात करी थी कि हमारे पास एस से लेके आर पे और टी से लेके एस पे एक फंक्शन था, और वहां पे हमने बात करी थी कि जो नया फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो टी से लेके आर पे डिफाइन हो रहा है। तो वहां आपके पास बाउंडेड फंक्शन मिल सकते थे, बट कॉम्प्लेक्स में आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आपके पास बाउंडेड फंक्शन मिल जाए और उनकी लिमिट एग्जिस्ट ना हो रही है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे जो सिंगुलैरिटी है वो तीन टाइप की मिलेगी। पहली तो होगी रिमूवेबल, जिसके केस में आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। और जो बाकी की दो सिंगुलैरिटी है पोल या असेंशन, इसमें तो लिमिट आपकी डायरेक्ट इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी, और इसमें बहुत सारे पाथ ऐसे मिलेंगे जिसपे इन्फिनिटी जा रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल और केवल आपकी लिमिट किसी रेंज में घूम रही हो, जैसे sin 1/x की घूमती है -1 से 1 में। इसके केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यदि आपने ये कहा कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट के नेबरहुड में एनालिटिक है और उस पॉइंट पे उसकी जो रेंज है वो बाउंडेड मिल रही है, तो फिर उसके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ही मिलेगी। ठीक है, ओके सर। तो जी ये हो गया आपका आज का काम पूरा। अब इससे आगे हम करेंगे इसके क्वेश्चन डिस्कस जो भी यहाँ तक आएंगे। और इसमें कुछ बता सकता हूँ? बस इतना ही है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। कल आप इसके जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आई हुई हैं, मैंने पीडीएफ पूरी अपलोड कर रखी है क्वेश्चन की। ठीक है, आप उसमें से अपने क्वेश्चंस निकाल के ले आइएगा, और वैसे मैं अलग से भी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आज रात तक। उसमें सारे क्वेश्चन करके देख लेना जो आपके कॉशी थ्योरम से आए हुए हैं, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से आए हुए हैं, और आपके कॉशी इनइक्वालिटी से आए हुए हैं। ठीक है, लिवोलिस से आए हुए हैं, एक्सटेंडेड लिवोलिस से आए हैं। हाँ, एक और बता देता हूँ, मोरेरा थ्योरम। मोरेरा थ्योरम क्या कहती है? हमारे पास किसी फंक्शन का, एनालिटिक फंक्शन का किसी कंटूर पे इंटीग्रेशन 0 हो जाए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये फंक्शन इस कंटूर और इसके अंदर एनालिटिक हो जाए? नीड नोट बी। बट ये तो कह ही सकता हूँ कि यदि इंटीग्रेशन 0 हो रहा है तो एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट यस सर। ऑन सी कंटूर। तो मोरेरा थ्योरम ये बोलती है कि आपके पास एक फंक्शन है, मुझे नहीं पता फंक्शन कैसा है, बस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस देकर रखता है, और बोलता है कि उसका इंटीग्रेशन अलोंग एनी क्लोज्ड कंटूर इन डी, और डी आपका सिंपली कनेक्टेड हो, एफ जेड डी जेड यदि 0 हो, तो अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो एंटी डेरिवेटिव मिलेगा उस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए भी। सिंपल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। यस और नो? यस सर। और जब एंटी डेरिवेटिव मिलेगा तो आप ये कहोगे कि आपके पास एक कैपिटल एफ ऐसा फंक्शन मिल जाएगा जिसका डेरिवेटिव मिल रहा है स्मॉल एफ जेड। ठीक है, तो कैपिटल एफ आपके पास कैसा हुआ? डिफरेंशिएबल हुआ, कैपिटल एफ, राइट? कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल हुआ, और आपने कहा कि अलोंग एनी कंटूर। तो जब डोमेन आप मुझे सिंपली कनेक्टेड दे रहे हैं, तो इसका ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन वो किसी ना किसी कंटूर पे आ रहा होगा कि नहीं? यस सुनो। और जब यस ईच सर। पॉइंट किसी ना किसी कंटूर पे मिलेगा और उस कंटूर पे आप कह रहे हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो एफ डिफरेंशिएबल हो जाएगा डी पे या नहीं? ऑन डी। और डी क्या है मेरे पास? डोमेन है, ओपन एंड कनेक्टेड। तो फिर जब एफ जेड ओपन सेट पे डिफरेंशिएबल हुआ तो एफ जेड क्या हो गया? एनालिटिक हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। और जब एफ एनालिटिक है तो एफ डैश क्या होगा? एफ डैश भी एनालिटिक होगा।
ठीक है, और एफ डैश किसके बराबर है, स्मॉल एफ के, तो एफ भी क्या हो जाएगा, एनआर। तो हम किसी एक कंटूर पे इंटीग्रेशन के जीरो होने से एनालिटिक को कंफर्म नहीं कर सकते हम एनालिटिक को, जब उस डोमेन के अंदर, और डोमेन भी कैसा हो, सिंपली कनेक्टेड हो। क्योंकि यदि मल्टीपली कनेक्टेड ले लिया तुमने, जैसे तुमने लिया मॉड जेड ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और फंक्शन ले लिया तुमने 1/z², बताओ इंटीग्रेशन अलोंग एवरी क्लोज कंटूर इन दिस डोमेन जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अलोंग एवरी कंटूर। यस सर। भाई तुमने यहाँ पे पंक्चर कर रखा है, ये तुमने डिस्क बना रखी है, तुम यहाँ पे लेकर चलोगे कंटूर, यहाँ लेकर चलोगे, यहाँ लेकर चलोगे, यहाँ लेकर चलोगे, या फिर इस तरह से कवर करके चलोगे। कोई कंटूर ऐसा तो नहीं मिल सकता जो जीरो से ही पास होकर जा रहा हो, नो सर। क्योंकि आपके डोमेन में रहेगा ही नहीं, डोमेन के अंदर नहीं रहेगा, एक पॉइंट डोमेन से बाहर आ गया तो मैं कैसे कह दूं कि इनसाइड द सी, इनसाइड द डोमेन। तो फिर क्या होना पड़ेगा, आपके डोमेन को कैसा होना पड़ेगा, सिंपली कनेक्टेड, अब कह दो। ठीक है, तो एवरी कंटूर के लिए यदि इंटीग्रेशन जीरो है ऑन द सिंपली कनेक्टेड डोमेन, तो फिर आप कह सकते हैं कि फंक्शन आपके पास एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, पूछो जी, किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक। सर मोरेरा थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू होता है क्या? मोरेरा थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है, कि आपके पास कोई फंक्शन एनालिटिक है अलोंग द कंटूर सी एंड इनसाइड द कंटूर सी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है, क्योंकि बताता हूँ, जैसे हम बोलते हैं कि यदि एफ जेड एनालिटिक है in a simply connected domain D, then over gamma, any curve gamma, close contour gamma, integration gamma fz dz is 0। ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होता है कि यदि मेरे पास एक फंक्शन दिया है और मुझे कंटूर दिया है, इंटीग्रेशन जीरो हो रहा है, तो क्या ये दिखाएगा कि एफ जेड एनालिटिक होगा, इसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ कॉशी थ्योरम। तो वो क्या होती है, मोरेरा होती है। ठीक है, कॉशी किस पे बात कर रही है, एक कंटूर पे, बट यहाँ पे वो कह रहा है कि ओवर एनी कंटूर, ठीक है, एनी क्लोज कंटूर इन द सिंपली कनेक्टेड डोमेन। और जब मोरेरा की बात करते हो तो मोरेरा क्या कह रही है, मोरेरा ये कह रही है कि एफ जेड कॉन्टिन्यूस है, डोमेन आपके पास कैसा है, सर आवाज इतनी कम क्यों है आपके माइक की, यार पता है ये आपके मल्टीपल डिवाइस में प्रॉब्लम है, मेरी आवाज कम नहीं आती, आप जरा जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है तब सुनो, है ना। तो ये बेसिकली अलग अलग फोन या अलग अलग हेडफोन की कैपेसिटी है। जैसे मैं अभी अपने लैपटॉप की बात करूं तो आपकी आवाज नहीं आती, अभी मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर मंगाया, उसकी 10% पे आपकी सबकी आवाज बढ़िया आती है, वरना पहले मैं सुनता ही रहता था, हाँ क्या कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, ठीक है ना। तो इसे आप ईयरफोन चेंज करके देखिए। हाँ ठीक है जी, किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछिए, वरना आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं, कल आप करके आएंगे प्रॉब्लम्स और पढ़ेंगे इससे। ठीक है, जो हमारा पहला राउंड होगा वो रहेगा हमारा टेलर एंड लॉरेंट तक। ठीक है, तो इसके बाद हम टेलर लॉरेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना लीनियर फिनिश करेंगे। ठीक है जी, एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अलोंग वाई इक्वल टू एम एक्स पोलर फॉर्म से लिमिट डिफरेंट आ रही है, तो लिमिट डिफरेंट आ रही है तो क्या कहोगे, ये डिपेंडेंट है आपके पास, इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और ये तो आप उससे भी देख सकते हो कि ऊपर डिग्री आपके पास 2 है, नीचे 3 है, तो नीचे ही पावर बचेगी, तो एक्स वाई जब 0 0 पे भेजोगे तो ये कहाँ जाएगा, इंफिनिटी पे जाएगा ना। वाई इक्वल टू एम एक्स रखा, यहाँ से आ गया एम एक्स स्क्वायर
और यहाँ से आ गया एक्स क्यूब प्लस के यस सर, यहीं से प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ से आपके पास मिल गया m अपॉन x इंटू 1 प्लस एम। कहाँ जाएगा? इंफिनिटी में जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।